इंटरैक्ट इन हिंदी, लेकिन बात करते वक्त मराठी, हिंदी, इंग्लिश इस तरह का मिक्स भी आता है तो भी वहां पे चलेगा। मोर इंपॉर्टेंट इज मैसेज, मोर इंपॉर्टेंट इज इंटरैक्शन। आप तक जो है मेरी बात वहां पे पहुंचनी चाहिए। इस तरीके से हम सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। ओके, सो विथ दिस बेसिक बैकग्राउंड, मेनली जो है मुझे बताया गया है कि मुख्यतः 10th स्टैंडर्ड होने के बाद में मैक्सिमम जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है उनका 10th स्टैंडर्ड उन्होंने कंप्लीट किया है और डिफेंस सेक्टर में कुछ वो करियर करना चाहते हैं। इसके लिए इस तरह के इंटरेक्शन का, इन द सेंस अपॉर्चुनिटीज इन डिफेंस सेक्टर करियर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मेनली हम हमारा मुख्य फोकस वहां पे रखेंगे। तो जो बेसिक क्वेश्चंस आपके या आपके पेरेंट्स के मन में इस स्टेज पर आना अपेक्षित है, वो प्रश्न वहां पे क्या आएंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग प्रश्न जो आपके मन में आएगा कि अब तो हमारा 10th हो गया है, अब 11th में हम आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले या एग्जैक्टली क्या करें? नंबर एक। दूसरी चीज, अगर मुझे डिफेंस सेक्टर में मेरा करियर करना है, अगर मुझे, जब मैं आर्म्ड फोर्सेस, जब भी मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा आर्म्ड फोर्सेस, इसका मतलब मुझे कहना है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें अगर मुझे करियर करना है, उसमें अगर मुझे ऑफिसर बनना है, तो फिर मैंने डिफेंस सेक्टर को ही क्यों चूज करना चाहिए? मेरे सामने तो आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मैं इंजीनियर बन सकता हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता हूं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज। उनको ध्यान में लेते हुए भी मैंने डिफेंस सेक्टर को या आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने के बारे में क्यों सोचना चाहिए, ये भी प्रश्न को जो है हम डील करेंगे। अगर मैंने ये सोच लिया है कि मुझे डिफेंस सेक्टर में जाना है, तो अगला प्रश्न, एग्जैक्टली ये डिफेंस सेक्टर में के करियर अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने क्या क्या उपलब्ध है, व्हाट। अगर मुझे ये सारा करियर का अपॉर्चुनिटीज हासिल करना है, तो मैंने ये प्रिपरेशन कहां पे करना चाहिए? मैंने क्लास लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? अगर लगाना चाहिए तो कहां पे लगाना चाहिए? और मैंने इससे रिलेटेड प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए? सो मैंने ब्रांच कौन सी लेनी चाहिए डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड? व्हाई, व्हाट, वेयर एंड व्हेन, इन प्रश्नों को मैं वहां पे डील करना चाहूंगा। और आखिर में आपके मन में के जितने सारे प्रश्न हैं, आइडियली आपके मन में के जो प्रश्न है वो सारे प्रश्न मैं आपके साथ जो है उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा, उसके बारे में जो है इंटरेक्शन करना चाहूंगा। ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले ही थोड़ा सा बेसिक जो ऑलरेडी बताया गया है। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश ढगे। बाय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं डॉक्टर हूं। मेरा एमबीबीएस हुआ है, मेरा एमडी हुआ है, उसके साथ मैंने एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में किया है। उसके साथ ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिको लीगल इथिक्स, बैंगलोर की जो नेशनल लॉ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी, भारत की टॉप मोस्ट लीगल यूनिवर्सिटी है, वहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिको लीगल इथिक्स किया है। और अभी मेरा एलएलबी चल रहा है। तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, बट बाय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई एम अ डॉक्टर। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, बाय एक्सपीरियंस आई एम एन आर्मी ऑफिसर। पिछले कई सालों से अलग अलग राज्यों में एज एन आर्मी ऑफिसर मैंने सर्व किया है। मैंने उत्तर प्रदेश में सर्व किया है, मैंने जम्मू एंड कश्मीर में सर्व किया है, मैंने नक्सलाइट झारखंड में सर्व किया है, आसाम में सर्व किया है, अरुणाचल प्रदेश में सर्व किया है, हमारे महाराष्ट्र के देवलाली नासिक में एक यूनिट को मैंने कमांड किया है। सो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह पर एज एन आर्मी ऑफिसर मैंने वहां पे सर्व किया है। कुछ यूनिट भी मैंने वहां पे कमांड किए हैं। एंड वेरी प्राउडली आई कैन से, क्योंकि आप डिफेंस सेक्टर से जुड़ना चाहते हो, वर्ष 2008-2009 में मैं एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का भी पार्ट रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर में। सो ओवरऑल आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड एक्सेलेंट एक्सपीरियंस रहा है और सर्व करने के लिए पूरे भारतवर्ष में आर्म्ड फोर्सेस जैसा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसा दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। सो बाय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई एम अ डॉक्टर, बट बाय एक्सपीरियंस आई एम एन आर्मी ऑफिसर। और मैंने आर्मी से जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। अभी मैं फाउंडर डायरेक्टर हूं एमजीएम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो मुख्यतः यूपीएससी में से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ऑफिसर्स से रिलेटेड कोचिंग का काम करता है, प्लस डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड सीडीएस, एसएसबी, जो आपके ग्रेजुएशन के बाद में ऑफिसर बनने के लिए, या एएफ कैट, एयरफोर्स में ऑफिस बनने के लिए महत्वपूर्ण है, उससे रिलेटेड कोचिंग का, गाइडेंस का काम वहां पे किया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, शायद आप में से बहुत लोगों ने अलग अलग न्यूज चैनल पर, अलग अलग मीडिया चैनल पर कभी डिफेंस एक्सपर्ट बोलकर, कभी इंटरनेशनल अफेयर्स का एक्सपर्ट बोलकर, कभी पब्लिक हेल्थ इश्यू से संबंधित एक्सपर्ट बोलकर, अलग अलग रोल में मुझे अलग अलग मीडिया चैनल पर भी देखा होगा। सो इन शॉर्ट,
By educational qualification, I am a doctor. By experience, I am an army officer. And perhaps by passion, कहीं ना कहीं कम्युनिकेटर मैं जिसे कह सकता हूं कि मीडिया के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से, मोटिवेटर के माध्यम से मैं बच्चों के साथ, समाज के अलग अलग घटकों के साथ जो है उनके साथ मैं वार्तालाप करते रहता हूं, उनके साथ में जो है मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूं. सो विद दिस इंट्रोडक्शन, लेट्स फोकस ऑन आवर मेन सब्जेक्ट, द डिफेंस करियर अपॉर्चुनिटीज. मुझे पता है कि आप जो है अभी 10th स्टैंडर्ड आपने कंप्लीट किया है. दुर्भाग्यवश कोरोना क्राइसिस की वजह से डायरेक्टली ऑफलाइन माध्यम से नहीं, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से आपके साथ मुझे इंटरैक्ट करना पड़ रहा है. बट नेवरदलेस जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है उसका हम बेस्ट फायदा लेने की कोशिश करेंगे. आपके साथ इस माध्यम से आपको जो है, जो आपके क्वेरीज है उनको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे. अब इस स्टेज पर आपके पेरेंट्स के और आपके मन में जो वहां पे एक बेसिक प्रश्न वहां पे आ रहा होगा कि हमारे सामने तो जो है अभी 10th के बाद में करियर के बारे में हम सोच रहे हैं और अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज है. जैसे यानी अगर हम बहुत होशियार हैं इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, तो सामान्यतः पेरेंट्स को क्या लगता है, हमारा बच्चा क्या बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है. हमारे बच्चे ने क्या करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, अच्छी बात है. चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहिए, यूपीएससी देना चाहिए, एमपीएससी देना चाहिए, वगैरह 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 वगैरह. हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, बिल्कुल है. बट आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट जो है कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में, आर्म्ड फोर्सेस में एज एन ऑफिसर आप करियर करना चाहते हो. तो सबसे पहला प्रश्न हमने हमारे मन से यह पूछना चाहिए कि मेरे पास इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है, बट उसके सिवा मैंने डिफेंस सेक्टर या आर्म्ड फोर्सेस में ही मैंने करियर क्यों करना चाहिए, वाई. आपके मन को आपने जरूर प्रश्न पूछना चाहिए. और जब ये प्रश्न आप पूछोगे तब आपको आंसर ये मिलेगा. आपके मन से ही आप ये प्रश्न पूछो कि सचमुच में मेरे करियर में से मुझे क्या चाहिए. तो फिर जो है आपका मन आपको आंसर देगा कि इधर उधर की बातें तो ठीक है, अल्टीमेटली मुझे ऐसा करियर चाहिए 5 सालों के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, मुझे ऐसा करियर चाहिए जिस करियर में से मुझे अच्छा पैसा मिले, मुझे अच्छा सैलरी मिले. बाकी बात करने के लिए तो ठीक है, बहुत पैशन है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, बहुत अच्छी बात है. बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, पैसा. अगर उसमें से जो है आपको अच्छा सैलरी ही नहीं मिलता है, अगर आपको जो है उसमें से अच्छा अर्थार्जन या जिसे हम कह सकते हैं अच्छा पैसा ही वहां पे नहीं मिलता है, तो शायद कहीं ना कहीं आपके जॉब से रिलेटेड, आपके करियर ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मार्क निर्माण होंगे. हम इस तरीके से सोचेंगे, मान लो भगवान आपके सामने खड़े हैं और भगवान ने बोला वत्स मांग ले, तुझे मैं आशीर्वाद देता हूं, मांग ले, तुझे क्या चाहिए. तेरा करियर अगर चूज करना है तो तेरे करियर में से तुझे क्या चाहिए. तो आप क्या बोलोगे, भगवान मुझे ऐसा करियर का ऑप्शन दे दो जिसमें से मुझे अच्छा खासा पैसा मिले, अच्छा खासा सैलरी मिले. भगवान ने आपको बोल दिया तथास्तु, मैं तुझे जो है ये आशीर्वाद दे देता हूँ, चल तुझे ये करियर ऑप्शन मैं दे देता हूँ, पर चल मांग ले, पैसा तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा, और तुझे तेरे करियर में से क्या चाहिए. तो आप भगवान को क्या बोलोगे, अच्छा पैसे के सिवा मुझे करियर में से क्या चाहिए. तो फिर आप बोलोगे सर या भगवान मुझे ऐसा करियर ऑप्शन वहां पे दे दो जहां पे मैं जो काम कर रहा हूं, जिस जॉब में हूं, उस जॉब में समाज से मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, प्रेस्टीज मिलना चाहिए, समाज में मेरा नाम होना चाहिए, प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज. भगवान ने बोला तथास्तु, चल तुझे मैंने ये भी आशीर्वाद दे दिया. ऐसा करियर ऑप्शन मैं तुझे बताता हूं जिसमें तुझे पैसा भी मिलेगा, जिसमें तुझे समाज में रिस्पेक्ट भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, प्रेस्टीज भी मिलेगी. भगवान ने बोला चल ये दो चीजें मैं दे देता हूं, और क्या चाहिए तुझे करियर के माध्यम से. तो आप क्या बोलोगे, अच्छा पैसा भी मिल रहा है, प्रतिष्ठा भी मिल रही है, और मुझे करियर ऑप्शन से ऐसा करियर ऑप्शन चाहिए जिसमें मेरे हाथ में पावर हो, ऑथोरिटी हो, सत्ता हो. इन द सेंस मैं जो कुछ करना चाहूं या मैं जो कुछ आदेश दूं वो चीज जो है फॉलो होनी चाहिए, बिल्कुल उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए. ऐसी कुछ जॉब या ऐसा कुछ करियर ऑप्शन बताओ कि जिसमें मुझे पैसा भी मिलने वाला है, जिसमें मुझे समाज में जो है प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा भी मिलने वाली है, जिसमें मेरे हाथ में, मेरे पास पावर भी होना चाहिए, ऑथोरिटी भी होना चाहिए. भगवान ने बोला तथास्तु, और मांग ले. आपने बोला अच्छा ऐसा करियर ऑप्शन जिसमें पैसा भी है, प्रतिष्ठा भी है, पावर भी है, और इसके इसमें से मांगने के लिए आप कह रहे हैं. तो आप बोलोगे ये सारी अगर चीजें मिलती है तो एट द एंड ऑफ द डे
पहले पहले तो ये चीजें सारी मुझे खुशी देगी कि बहुत सारा पैसा मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, पावर है। ये सारी चीजें मिलते हुए भी अगर आप और कुछ मांगने के लिए कह रहे हो तो आप शायद कहोगे कि एट द एंड ऑफ 5 years, 10 years, 20 years, 25 साल ये तो सारा जो है मिलता रहेगा। मेरे हाथ से ऐसा कुछ काम हो जाए जिसके माध्यम से दूसरा किसी का भला हो, जिसके माध्यम से समाज का भला हो, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं मैं मेरे देश के लिए कुछ कर पाऊं। तो भगवान ने बोला तथास्तु, मैं तुझे ऐसा करियर ऑप्शन बोलता हूं जिसके माध्यम से तुझे ऐसा अच्छा पैसा मिलेगा, तुझे समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, तुझे बहुत सारा पावर, बहुत सारे अधिकार मिलेंगे और तुझे कहीं ना कहीं अपने देश के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन, और भगवान ने बोला तथास्तु, तू अगर आर्म्ड फोर्सेस में, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बन जाएगा तो तुझे ये चारों की चारों चीजें मिलेगी। हाइपोथेटिकली आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने ये स्टोरी क्रिएट की थी। बट अब हम असली मुद्दे पे आते हैं कि जब आपने आपके मन से पूछा कि क्यों भाई मैंने जो है आर्म्ड फोर्सेस का करियर ही क्यों चूज करना चाहिए, तो इसलिए करना चाहिए ये अकेला ऐसा करियर ऑप्शन है जिसके माध्यम से आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, जिसके माध्यम से आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, जिसके माध्यम से आपको बहुत सारे अधिकार मिलेंगे और जिसके माध्यम से डायरेक्टली हमारे मातृभूमि के लिए, हमारे भारत भूमि के लिए, हमारे देश के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। ऐसा दूसरा कोई करियर ऑप्शन नहीं कि जिसमें ये चारों की चारों चीजें कंबाइंडली आपको एक ही करियर ऑप्शन में मिलेंगी। हाँ, ऐसे करियर ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे कि शायद इस करियर ऑप्शन से 2 पैसा ज्यादा मिले, शायद ऐसे कुछ करियर ऑप्शन मिलेंगे कि जिसमें जो है शायद थोड़ा सा बाकी चीजें आपको ज्यादा मिले, लेकिन ये चारों के चारों चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए, इस तरह का जो है पैकेज चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के संरक्षण दल में अधिकारी बनने के करियर के माध्यम से ही आपको प्राप्त होंगी। और पर्पसफुली मैं यहां पे फोकस कर रहा हूं ऑफिसर इस वर्ड पर। क्यों? क्योंकि हमें जैसे पता है, बाय द वे, जब ये सारी मैं चर्चा कर रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर पद के बारे में बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे जिसे हम कहते हैं PBOR, पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक, जस्ट आपके जानकारी के लिए, आर्म्ड फोर्सेस की अगर हम रचना देखते हैं, फौज की अगर हम रचना देखते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, 2 तरीके के जो है आपको लोग मिलेंगे। एक को हम कहते हैं PBOR, पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक, और दूसरे को हम बोलते हैं ऑफिसर्स रैंक। पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक यानी क्या, सबसे नीचे का जो रैंक होता है उसे हम बोलते हैं सिपाही, फिर उसके बाद में होता है लांस नायक, फिर उसका प्रमोशन होकर वो बनेगा नायक, फिर उसके बाद में वो बनेगा हवालदार, फिर उसके बाद में बनेगा नायब सूबेदार, फिर उसके बाद में बनेगा सूबेदार एंड सूबेदार मेजर। तो सिपाही से लेके सूबेदार या सूबेदार मेजर तक का ये सारे जो पोस्ट है इन्हें हम बोलते हैं पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक। ये ऑफिसर्स नहीं है, दे आर पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक, OR या PBOR हम कहते हैं। और ब्रिटिशर्स के जमाने से उन्होंने क्या किया था कि भारतीय लोग पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक यहां पे रह सकते हैं, भारतीय लोग ऑफिसर्स नहीं बन सकते। ब्रिटिशर्स के टाइम में ब्रिटिशर्स तो चले गए, उनकी ही आर्मी की पद्धत आज भी हम वहां पे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अब भारतीय भी जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं। तो ऑफिसर लेवल कहां से शुरू होता है, जो ऑफिसर्स में से, यानी हमने PBOR का हाईएस्ट लेवल क्या देखा, सूबेदार, और उसके ऊपर सूबेदार मेजर, यहाँ पे पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक खत्म होता है। इसके ऊपर ऑफिसर्स रैंक शुरू होता है और लोएस्ट ऑफिसर्स रैंक कौन सा है, लेफ्टिनेंट। फिर लेफ्टिनेंट का प्रमोशन होके वो क्या बनेगा, कैप्टन, फिर कैप्टन का प्रमोशन होके वो क्या बनेगा, मेजर, फिर मेजर का प्रमोशन होके वो क्या बनेगा, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर एंड जनरल। लेफ्टिनेंट से लेके जनरल, ये जो है इसे हम कहते हैं ऑफिसर्स रैंक। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो मुख्यतः ऑफिसर्स रैंक के बारे में कर रहे हैं। सिपाही भर्ती, पुलिस भर्ती, उसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे। तो मुख्यतः लेफ्टिनेंट से लेके जनरल, यहां तक अगर आप बनोगे तो मैंने जैसे कहा ये ऐसा करियर ऑप्शन है जो आपको मौका देता है अच्छी सैलरी, समाज में प्रतिष्ठा, बहुत सारा पावर, और डायरेक्टली हमारे भारत माता के लिए, मातृभूमि के लिए कुछ करने के लिए डायरेक्टली आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब जस्ट जो है उसको अप्लाई करके देखो, जैसे मैंने कहा
अच्छी सैलरी। अगर आपका भारतीय फौज में अफसर बोल के वहां पे अपॉइंटमेंट हो जाता है, इफ यू गेट कमीशन एज एन ऑफिसर, एज अ लेफ्टिनेंट, और उसके बाद में आपका प्रमोशन हो जाता है, सेवेंथ पे कमीशन के बाद में यानी 2016 के बाद में आर्मी ऑफिसर्स का सैलरी बहुत अच्छा है, लाखों में सैलरी है, 1 लाख से ऊपर ही आपका ओरिजिनल सैलरी रहेगा। आप मुझे ऐसा कोई जॉब बताओ कि पहले दिन से ही आपको 1 लाख से ज्यादा सैलरी मिल रहा है, ऐसा किसी को नहीं मिलता है, राइट? तो आपकी सैलरी कितना है? बहुत अच्छा सैलरी है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें जो है वो बढ़ोतरी होती ही जाएगी। नॉट ओनली दैट, सैलरी के साथ में बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, जिसमें से एक जो है उसे हम कहते हैं MSP, मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे, आप आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हो, इसके लिए एडिशनली आपको जो है मिलिट्री सर्विस पे मिलता है। सो यहाँ पे बेसिक चीज मैं जो कहना चाहता हूं कि आपका सैलरी, आपका हर महीने आने वाला सैलरी, ये बहुत सफिशियंट है, वो आंकड़ा लाखों में जाता है। मामला वहीं पे खत्म नहीं होता है, देर आर नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, सब कुछ चीज रहेगी। आप कहीं पे भी पोस्टेड रहो, आप अरुणाचल प्रदेश में रहो, आप आसाम में रहो, आप महाराष्ट्र में रहो, आप तमिलनाडु में रहो, जहां कहीं पे आप पोस्टेड रहोगे, वहां पे जो है आपको वहां पे प्रॉपर एकोमोडेशन मिलेगा, आपको बंगला मिलेगा। आपका ये PBOR में से एक बड़ी होगा, सहायक होगा, जो आपका सारा बेड तैयार करके रखेगा, आपका यूनिफॉर्म तैयार करके रखेगा, आपका शूज तैयार करके रखेगा, सारी चीजें जो है, यानी इन द सेंस ही इज योर बड़ी, ही इज योर सहायक, यानी आपको सपोर्टिंग सिस्टम है। नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। सो पॉइंट नंबर 1, जैसे मैंने कहा, अच्छा सैलरी, अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम, बहुत बढ़िया, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने कहा, समाज में प्रतिष्ठा। आप बोलोगे पैसा तो जो है दूसरे जॉब में भी है, एज अ डॉक्टर अच्छा पैसा कमा लेता है, मान लो एक इंजीनियर अच्छे कंपनी में लगेगा, उसको भी अच्छा पैसा मिलेगा। मान लो IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, उसके पास भी जो है बहुत सारा पैसा, अच्छा सैलरी वहां पे, बिल्कुल सही बात है। हियर कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिष्ठा, समाज में प्रतिष्ठा। मेरे ख्याल से अगर इंजीनियर है, किसी अच्छे कंपनी में है, ओके ठीक है, बट उसके कंपनी में छोड़ के जो है उसको कोई नहीं पहचानता है, उसके गेट के वो बाहर आएगा, ओके ठीक है यार, होगा जनरल मैनेजर होगा, असिस्टेंट जनरल मैनेजर होगा, जो कुछ होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा उसके कंपनी में, समाज में जो है इसको कोई नहीं पूछता है, ठीक है, पैसा है, दैट्स ऑल। बट अगर हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करेंगे, फौज की बात करेंगे, तो आप मेरे से एग्री करोगे कि पूरे समाज में आज अगर सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा, सबसे ज्यादा प्रेस्टीज, सबसे ज्यादा आदर अगर किसी को दिया जाता है, तो मेरे ख्याल से फौज को दिया जाता है। एंड टू सम एक्सटेंट आज भी जो है सुप्रीम कोर्ट, या हम जिसे जुडिशियरी कहेंगे, हमारे न्याय व्यवस्था और फौज, इन दो चीजों पर आज भी सामान्य जनता का विश्वास बरकरार है। मैंने कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम बोलते हैं IAS ऑफिसर, कलेक्टर है, मान लो SP है, मान लो पुलिस इंस्पेक्टर है, और कोई वहां पे है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, और फिर लोग बोलेंगे चोर रहते हैं वो सारे, बहुत सारा करप्शन करते हैं, उनको क्या देखना है, नंबर 1 के चोर रहते हैं, जहां कहीं पे मौका मिलता है वहां पे जो है बस चोरी करने का काम, वहां पे जो है करप्शन करने का वो काम करेंगे। यानी समाज में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा आज भी अगर बरकरार कहीं पे है, तो वो है फौज और न्याय व्यवस्था। अच्छा सैलरी, उसके साथ ही समाज आपको प्रतिष्ठा वहां पे देगी, करेक्ट, दैट इज सेकंड थिंग। तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग, पावर। पावर यानी जो है गलत करने के लिए नहीं, अच्छा करने के लिए। और आपको पता है कि फौज ये डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इस डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन में आप जिस ओहदे पर हो, आप जिस अपॉइंटमेंट पर हो, आपका आदेश, आपने आदेश देने के बाद कंपल्सरीली आपके जो सबऑर्डिनेट्स है, वो कंपल्सरीली वो आदेश फॉलो करेंगे ही करेंगे। क्यों, कैसे, कहां, एब्सोल्युटली नो। एक बार आदेश दे दिया, दे दिया, वो फॉलो करना ही है। वो गलत हो सही हो, वो अधिकारी है जिसने वो अधिकार दिया है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी वजह से तो भी, इसकी वजह से ही अगर हम युद्ध में देखते हैं, एक आदेश, और उस आदेश की वजह से वो सैकड़ों सैनिक जो है हमला करेंगे, उसकी वजह से जो है उनकी अगर वो जान भी चली जाती है, तो भी उस आदेश का वो पालन करेंगे ही करेंगे। आपको दूसरा कोई जॉब ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे इस तरह का डेडिकेशन, जहां पे इस तरह के अधिकार, ऑथोरिटी, पावर आपको मिलेंगे। सिंपल एग्जांपल आपने भी देखा होगा, अगर जो है आप आर्मी ऑफिसर हो, आप जा रहे हो आपके कैंटोनमेंट में या आपके मिलिट्री स्टेशन में हो, और आप जो है आपके ऑफिस के बाहर का जो सेंट्री है, आप ऑफिस से बाहर वहां पे निकलोगे, तो जैसे ही आपको वो देखेगा, सेंट्री क्या करेगा, आपको सैल्यूट करेगा, जय हिंद साहब, बहुत अच्छी बात है।
आप उसके सामने से दिन भर में 50 बार जाओगे, 50 बार वो सैल्यूट करेगा, वो बोलेगा जय हिंद साहब। 50 times he will salute. Every time you pass in front of him, he will salute you. करेक्ट? तो ये जो है डिसिप्लिन भारतीय फौज में आपको मिलेगा। ये जो डिसिप्लिन जो है हमारे आर्म्ड फोर्सेस में मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। वहां पे आप कितने भी बड़े अधिकारी हो, बेल बजाते वो टन 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 टन, वो क्लास 4 सर्वेंट साहब जेवन करते है ये तो ना। करेक्ट? तो इस तरह का डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा। अच्छा पैसा, समाज में प्रतिष्ठा, पावर, ऑथोरिटी, और ये सारा मिलते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण चीज डायरेक्टली हमारे मातृभूमि के लिए, हमारे देश के लिए कुछ करने की अपॉर्चुनिटी। अगर जरूरत पड़ी तो हम हमारी जान भी देने के लिए वहां पे तैयार होते हैं। बाकी ऐसा कोई जॉब है क्या कि जहां पे डायरेक्टली यू कैन सर्व टू द नेशन? ऑफ कोर्स हर एक व्यक्ति, वो टीचर हो, वो बिजनेसमैन हो, वो कलेक्टर हो, वो एसपी हो, वो तलाठी हो, हर एक व्यक्ति अपने देश के लिए काम करता है, नो डाउट अबाउट दैट। बट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग हम जिसे कहते हैं, डायरेक्टली भारत भूमि की रक्षा के लिए काम करने का गौरव हमें फौज में अफसर बनने से प्राप्त वहां पे होता है। बहुत बार जो एक मिथ है, माँ बाप जो है या कभी चर्चा करते हैं, अरे नहीं फौज में जाने के बाद में जो है मौत का खतरा है, तुम जा तो रहे हो लेकिन वापस आओगे क्या नहीं पता नहीं, वहां पे तो बहुत खतरनाक सारा काम होता है, गोलियां चलती रहती है। पहली बात तो जो कोई फौज में जाता है हर एक व्यक्ति जो है वो मर के ही वापस आता है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। ये ऐसा नहीं होता है कि फौज में गए इसका मतलब उसने मरना ही मरना है, एब्सोल्युटली नॉट। मैं तो एक स्टेप आगे जाता हूं। अगर सचमुच में फौज में भारत भूमि के लिए काम करते वक्त अगर हमें वहां पे मृत्यु आता है, अगर हमारी जान वहां पे चली जाती है, तो इससे बड़ा सौभाग्य का काम कोई नहीं होगा। सचमुच में हम जो है हमारे देश के लिए अगर शहीद हो सकते हैं तो इससे बड़ी बात जो है कुछ भी नहीं। हर एक को मरना है। आप मुझे बताओ कोई अमर है क्या? एवरीबडी हैज टू डाई। किसी को 40 साल में मरना है, किसी को 60 में मरना है, किसी को 100 में मरना है, लेकिन हर एक को मरना ही मरना है। एंड दुर्भाग्यवश मरने की भी पद्धति क्या? अरे बाथरूम में पैर स्लिप होके भी मरने वालों की संख्या कम है क्या? दुर्भाग्यवश पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं इस कोरोना की वजह से मौत की कीमत कितनी कम हो गई कि कौन आज ठीक था दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई और हमें पता भी वहां पे नहीं चला। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से जो है उसको देखने को भी वहां पे नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के मृत्यु से कई गुना अच्छा है अगर हमें बैटलफील्ड पे, अगर हमें हमारे देश के लिए कुछ करते वक्त अगर मृत्यु आता है, तो मेरे ख्याल से जो है इससे बड़ी चीज, इससे अच्छी चीज और कुछ नहीं हो सकती है। सो डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन, हमारे देश के लिए कुछ करने के लिए मौका हमें जो है इस आर्म्ड फोर्सेस के करियर के माध्यम से प्राप्त होता है। सो जैसे मैंने कहा, क्यों मैंने डिफेंस का करियर, क्यों मैंने आर्म्ड फोर्सेस का करियर चूज करना चाहिए? इसलिए क्योंकि इसके माध्यम से मेरा पैसे वाला प्रॉब्लम, गुड सैलरी, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, पूरे भारत में जब मैं घूमूंगा, क्योंकि 2-2 साल के बाद, 3-3 साल के बाद मेरी ट्रांसफर वहां पे होगी, लेकिन जहां जहां कहीं पे मैं घूमूंगा भारत सरकार जो है आपको बाय एयर, एरोप्लेन से जाने का परमिशन देता है। भारत सरकार आपका, आपके फैमिली का, आपका सामान, उसका सारा जो बंदोबस्त जो है वो भारत सरकार करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। राइट? सो नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, पूरे भारत में घूमने का, पूरे भारत में रहने का मौका, समाज में प्रतिष्ठा, पावर, डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने का मौका, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन, हमारे भारत देश के लिए, हमारे मातृभूमि के लिए कुछ करने का मौका। अगर आपको ये चीजें अपील करती है, अगर आपको ये चीजें अच्छी लगती है, अगर आप आपके करियर में ये चीजें ढूंढ रहे हो, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए आर्म्ड फोर्सेस, फौज में अफसर बनने का करियर का ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टू। अगर ये चीजें आपको अपील नहीं करती है, नहीं 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 ये चीजें मुझे अच्छी नहीं, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा, बाकी कुछ नहीं, कोई मुझे पहचानता नहीं है, मेरे पास ऑथोरिटी नहीं है, वो देश वेश बाजू में रहने दो, अगर ऐसी आपकी सोच है, ये चीजें अपील नहीं करती है, तो मेरे ख्याल से फिर आर्म्ड फोर्सेस वाला करियर ऑप्शन आपका नहीं है। लेकिन मैंने जो चीज आपको बताई, अगर ये आपको अपील करती है, कुछ अपने देश के लिए करना है, ऑफ कोर्स पेट भरते हुए, इन द सेंस अच्छा सैलरी भी मुझे होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, डिसिप्लिन का हिस्सा होना चाहिए, पावर चाहिए, लेकिन मेरे देश के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, ऐसा अगर आप मौका ढूंढते हो, तो आर्म्ड फोर्सेस का करियर इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओके सर आपने बता दिया, हमें तो जो है ये चीजें अपील होती है, इसकी वजह से तो आपका वेबिनार अटेंड होने के लिए हम बैठे। गुड, वेरी गुड, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिर अब
आर्म्ड फोर्सेस में करियर करना है, अफसर बनना है, यानी किस तरीके से हम बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में, इसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं सिर्फ ऑफिसर लेवल की बात कर रहा हूं। अगर आपको आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनना है तो एक नहीं, दो नहीं, टोटल 17 डिफरेंट वेज आर देयर। 17 अलग अलग तरीकों से आप आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हो। अगर आप डॉक्टर हो तो भी आप आर्मी में ऑफिसर बन सकते हो। अगर आप लॉयर हो, वकील हो, तो भी आप आर्मी में ऑफिसर बन सकते हो। अगर आप इंजीनियर हो तो भी आप आर्मी में ऑफिसर बन सकते हो। अगर आप आर्मी एजुकेशन कोर में, इन द सेंस एमए इकोनॉमिक्स, एमए इंग्लिश है, तो भी आप आर्मी में ऑफिसर बन सकते हो। अगर आप डेंटिस्ट हो, दांतों के डॉक्टर हो, तो भी आप आर्मी में ऑफिसर बन सकते हो। अगर आप नर्स हो तो भी आप आर्मी में ऑफिसर बन सकते हो। एक नहीं, दो नहीं, 17 अलग अलग प्रकार जो है आप आर्मी के ऑफिसर बन सकते हो। बट सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये सारे जो करियर के ऑप्शंस मैं बता रहा हूं, ये आपके ग्रेजुएशन के बाद में, ये आपके ग्रेजुएशन के बाद में। अगर आपको आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है एंड एट द अर्लीस्ट बनना है, तो इमीडिएटली 10+2 यानी 12वीं के लेवल के बाद में ही, 12th पास करने के बाद में ही आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हो। और उससे रिलेटेड सबसे पहला और सबसे बेस्ट मौका जो आपको पता है, दैट इज एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपका एडमिशन होना, या नेवल एकेडमी, यानी अगर आपको नेवी में जाना है तो उससे रिलेटेड नेवल एकेडमी, आर्मी या एयरफोर्स में जाना है तो उससे रिलेटेड एनडीए, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। या आपको और एक मौका है 10+2 के ही लेवल पे, दैट इज टीएसई, टीईएस, दैट इज टेक्निकल एंट्री स्कीम, यानी आप आर्मी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा रहे हो और आर्मी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाके आप जो है वहां पे आर्म फोर्सेस में करियर कर रहे हो। यानी 12वीं के लेवल में ही आपको एनडीए में जाके वहां पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके उसके बाद में आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून या ओटीए चेन्नई में से आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप भारत सरकार के अधीन आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर बोल के काम कर सकते हो। 12वीं में ही जो है आप अधिकारी लेवल, गैजेटेड ऑफिसर लेवल का पद जो है वो धारण कर सकते हो, और उसके लिए वो एनडीए की एग्जामिनेशन है। करेक्ट। और इस एनडीए के एग्जामिनेशन को पास करने के लिए क्या लगता है, बाकी तो जो है डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है, आपकी नीट एग्जामिनेशन है उस तरीके से करना है। मान लो आपको लॉयर बनने के लिए आपको क्या है, फॉर एग्जांपल कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लैट नाम की टेस्ट है, या महाराष्ट्र की सीईटी है, हर एक से रिलेटेड अलग अलग है। उन उन विषयों से संबंधित उतना सिलेबस, उतनी एग्जाम। लेकिन अगर आपको फौज में, आर्म्ड फोर्सेस में करियर करना है, ऑफिसर बनना है, एनडीए की एग्जाम देना है, तो आपको पढ़ाई तो करनी ही करनी है, बट उसके साथ में ही क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज है, दैट इज योर पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व। सिर्फ आप पढ़ाकू हो, सिर्फ आपका मैथ्स अच्छा है, सिर्फ आपका फिजिक्स अच्छा है, सिर्फ आपका बायोलॉजी अच्छा है, सिर्फ आपका इंग्लिश अच्छा है, बात नहीं बनेगी। ये तो फायदे की चीजें है ही है, बट उसके साथ ही क्या महत्वपूर्ण है, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपको खुद को प्रेजेंट करने आना चाहिए, योर कम्युनिकेशन स्किल, मोस्टली इन इंग्लिश। अलग अलग ग्रुप डिस्कशन में आपको पार्टिसिपेट होना आना चाहिए। आप में लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, आप में करेज चाहिए, आप में खुद होके इनिशिएटिव, एक आधे चीज को शुरू करने के लिए खुद को वहां पे जो है झोंक देने की कैपेबिलिटी चाहिए। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 16 अलग अलग तरह के ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वी कॉल इट एज OLQs, ये आप में चाहिए। और ये कहां से आएंगे, ये आपके व्यक्तित्व में होते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति के पर्सनैलिटी में वो होते हैं, सिर्फ हमें उसके ऊपर काम करना होता है, सिर्फ उसके ऊपर जो है हमें पॉलिश करना होता है, उसको शार्पन करना होता है। हम में से हर एक व्यक्ति में लीडर छुपा हुआ है। लीडर यानी सिर्फ मित्रों वाला लीडर नहीं, लीडर यानी जिस किसी क्षेत्र में आप जाओगे वहां पे आपको डिसीजन लेने आना चाहिए, अलग अलग चीजों को सोचते हुए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, ये सोचने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। हम में से हर एक व्यक्ति में वो लीडर छुपा हुआ है, बट उसको पॉलिश करने की, उसको शार्पन करने की जरूरत है। और इसके लिए तो अच्छा मेंटर, अच्छा गाइड, अच्छा मोटिवेटर, अच्छा क्लास, इसका रोल पड़ता है।
सो हियर आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हमें इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है तो जो है दो प्रश्न आपके सामने होंगे कि सर ये तो जो है 12वीं के बाद में हम एग्जाम देते हैं, सही बात है। एग्जैक्टली इस एग्जाम के लिए क्या लगता है, जैसे मैंने कहा और आपको भी पता है, दो फेजेस में ये एग्जाम होता है। फेज वन जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम, जहां पे 600 मार्क्स से रिलेटेड आपको जो है मैथ्स, आपका मैथ्स पक्का होना जरूरी है। आपका अलजेब्रा, मेनली कोर मैथमेटिक्स हम जिसे कहते हैं, इट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको जो है 8वीं से लेके 12वीं तक का आपका मैथ्स अच्छा होना जरूरी है। क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड फेज वन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसके साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसे हम बायोलॉजी या मेडिकल साइंसेस हम जिसे कहेंगे या लाइफ साइंसेस हम कहेंगे, उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे, प्लस करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, सो कॉल्ड बेसिक हिस्ट्री, बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत सारा करंट अफेयर्स। इसके ऊपर आपको एमसीक्यूज आएंगे, यानी अपार्ट फ्रॉम योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स, इसके ऊपर आपको प्रश्न आएंगे। दिस इज पार्ट नंबर 1। ये पास करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है दैट इज पार्ट नंबर 2, जिसे हम कहते हैं एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ओवर द पीरियड ऑफ 5 डेज, 5 दिन के लिए आपका इंटरव्यू चलेगा। इंटरव्यू इन द सेंस पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट, जिसमें अलग अलग एंगल से अलग अलग तरह के आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाएंगे, जहां पे आपको कुछ प्रेजेंटेशन करने पड़ेंगे, जहां पे आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जहां पे आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे। और इन सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट में से ओवर द पीरियड ऑफ 5 डेज हम देखेंगे कि सचमुच में आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर बनने का मटेरियल आप में है क्या, आप में सचमुच में लीडरशिप क्वालिटी है क्या, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है क्या, आप सारे लोगों को साथ में लेके, जैसे लीडर काम करता है वैसे सारे लोगों को साथ में लेके जो कोई टास्क आपको दिया हुआ है वो टास्क आप कंप्लीट कर सकते हो क्या, आप में करेज है क्या, या आप डरपोक हो, आप जो है कोई प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव लेते हो क्या, आप स्मार्ट हो क्या, दिखने से नहीं सोचने से, अलग अलग तरीके के प्रेजेंटेशन से, ये स्किल आप में है क्या नहीं, ये देखने का तरीका यानी एसएसबी। यानी अगर मुझे एनडीए या एनए एग्जामिनेशन पास करना है तो अपार्ट फ्रॉम मेरी स्टडीज मुझे जो है मेरे व्यक्तित्व पे भी काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे रोल आता है अच्छे मेंटर का, अच्छे गाइड का, अच्छे क्लास का। अगर मुझे कोई पूछेगा कि सर एनडीए एनए एग्जामिनेशन ये एग्जाम अगर मुझे पास करनी है तो मैंने क्लास लगाना चाहिए क्या, तो इसका आंसर जो है मैं 2 तरीके से दूंगा। इसका आंसर हाँ भी है, उसका आंसर ना भी है। मैं कहूंगा क्लास लगाने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए अगर आप खुद सारा पढ़ाई कर सकते हो, और उससे भी महत्वपूर्ण चीज, अगर आप आपके पर्सनैलिटी को उस तरीके से ढाल सकते हो कि एग्जैक्टली जो आपको एसएसबी के लिए लगता है उस तरह की प्रैक्टिस, उस तरह का पर्सनैलिटी से संबंधित ब्रशअप अगर आप खुद कर सकते हो तो आपको क्लास की कोई जरूरत नहीं। बट जैसे आपको पता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, और उससे भी महत्वपूर्ण चीज, एसएसबी के लिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए आपसे अपेक्षाएं बहुत सारी है। एक नहीं, दो नहीं, 16 अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। तो एग्जैक्टली उस टेस्ट में से आपके पर्सनालिटी का कौन सा ट्रेट चेक किया जा रहा है, किस तरीके से वो टेस्ट ली जाती है, उसमें क्या लिखना है, क्या कहना है, किस तरीके से बिहेव करना है, सिर्फ 1 दिन में 2 दिन में वो बदलाव नहीं आएंगे। यहां पे आपको प्रॉपर काइंड ऑफ गाइडेंस, यहां पे आपको जो है प्रॉपर कोचिंग, यहां पे आपको प्रॉपर मेंटरशिप की जरूरत है। और हमने जस्ट अभी 10th पास किया है। ओवर द पीरियड ऑफ, ये 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में होगा क्या चमत्कार? द आंसर इज नो। ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 years, 11वीं और 12वीं का 2 साल आपके हाथ में है, तो आगे के आने वाले 1 या 1.5 साल तक सिस्टमैटिकली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिस्टमैटिकली, कंसिस्टेंटली, लगातार, बार बार अगर हम खुद में ही उस तरह का बदलाव करें, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, एग्जैक्टली आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर का लाइफस्टाइल जैसे सिस्टमैटिक होता है, जैसे डिसिप्लिन होता है, जैसे उसका टाइम मैनेजमेंट होता है, जैसा जो है वो राइट रूल बेस्ड मैनर में चलता है, जहां पे समय समय पर वो योग्य निर्णय लेता है, जहां पर वो सबके साथ में लेके काम करता है, अगर इन सारे चीजों को रेगुलरली हम हमारे लाइफस्टाइल में डालें अपार्ट फ्रॉम स्टडी, तभी जाके तो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए बहुत बार सो कॉल्ड रेसिडेंशियल स्कूल हम जिसे कहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के एनडीए के ट्रेनिंग के लिए रेसिडेंशियल स्कूल का विशेष महत्व होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम घर में रहेंगे जोश जोश में, जो है ठीक है, कल जो है मैं 5 बजे उठूंगा, 5 बजे उठ के जो है मैं
वहां पे एक्सरसाइज करूंगा, फिर उसके बाद में पढ़ाई करूंगा, कॉलेज जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत अच्छी बात है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर चौथे दिन क्या हो जाता है, थोड़ा सा ठंड ज्यादा बढ़ गया, तो आज 5 बजे की जगह पे जो है हम 7 बजे उठेंगे। फिर अच्छा चलो कल 7 बजे उठ ही गए थे, और एक दिन 7 बजे, फिर एक हफ्ते के बाद 8 बजे। यानी जो फोकस रहना चाहिए, आप फोकस से बाजू हट गए। बट अगर आप इस तरह के रेसिडेंशियल स्कूल या प्रॉपर जिनका वहां पे निगरानी है, सुपरविजन है, प्रॉपर गाइडेंस वहां पे मिलता है, इस तरह के अगर स्कूल में आप वहां पे रहोगे, तो कंपलसरीली आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको सुबह उठना ही उठना है, आपको कंपलसरीली एक्सरसाइज करनी ही करनी है, आपको कंपलसरीली पढ़ाई के लिए बैठना ही बैठना है, आपको कंपलसरीली जो है एनडीए से रिलेटेड लेक्चर्स अटेंड करने ही करने हैं, आपको कंपलसरीली ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना ही करना है, आपको कंपलसरीली जो जो टास्क दिए हुए एक्टिविटीज देने हैं करने ही करने हैं। 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, यानी ऑटोमेटिकली आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर बनने के लिए, एनडीए का एग्जाम क्रैक करने के लिए जो जो कुछ लगना है, उसको रोज 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 सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम करेंगे, तो हम हमारे लक्ष्य के, हम हमारे ध्येय के पास में पहुंचेंगे। इसके लिए मेरे ख्याल से अच्छा, द वर्ड इज अच्छा, अच्छा कोचिंग क्लास, अच्छा रेसिडेंशियल स्कूल, ये वहां पे काम का रहेगा। तो फिर इसके लिए जो है मुझे दिल्ली जाने की जरूरत है क्या, चंडीगढ़ जाने की जरूरत है क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। लकीली औरंगाबाद में आस्था डिफेंस एकेडमी जो है, पिछले 3 सालों से उनके पास रेसिडेंशियल स्कूल की फैसिलिटी है, और मैंने जो है बहुत करीब देखा है शिंदे सर और उनकी टीम लिटरली 24/7 हर एक दिन 24 घंटे बहुत ही पैनी नजर उनकी स्टूडेंट्स पे होती है। उनका प्रॉपर शेड्यूल वहां पे बनाया गया है, और उस प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो किया जाता है, वहां पे प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है, प्रॉपरली जो है उनको अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके लिया जाता है, प्रॉपरली उनसे जो है फिजिकल एक्सरसाइजेस किए जाते हैं सो दैट फिजिकली, मेंटली, सोशली किस तरीके से वो कैंडिडेट फिट बने, जो हमें एनडीए के लिए हम कहते हैं जेंटलमैन कैडेट, जीसी, किस तरीके से वो जीसी बने, इसके लिए जो है परिपूर्ण तरीके से जो है वहां पे तैयारी शिंदे सर के निगरानी में प्रॉपरली वहां पे की जाती है। आई रिमेंबर, अब तो जो है अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 साल में कोरोना था, बट उसके पिछले साल में जो है वहां पे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को वहां के कैडेट्स ने, वहां के स्टूडेंट्स ने खुद होके कैसे तैयारी की, खुद होके कहा कैसे जो है वहां पे उन्होंने ड्रिल किया, कैसे जो है मार्च परेड वहां पे किया, कैसे अलग अलग एक्टिविटीज उन्होंने फौज के तरीके से वहां पे इंप्लीमेंट किए, मैंने खुद होके उसको देखा है। सो इस तरह का डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट वहां पे जब मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको फायदा होगा। और अगर आपने ये इंस्टीट्यूशन अगर आपने देखा है, आस्था डिफेंस एकेडमी, आई हैड बीन टू दी दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, तो ये जो है गांव के बाहर है, इन रियल सेंस नेचर के सानिध्य में रहते हुए, नेचर के समीप जाते हुए आप जो है अच्छे वातावरण में अच्छे तरीके से वहां पे पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारा वहां पे ग्राउंड और बाकी फैसिलिटीज आपके फिजिकल फिटनेस के लिए उपलब्ध है, और वहां पे जैसे मैंने कहा सर की खुद वहां पे निगरानी है, तो वहां का फूड स्टैंडर्ड हो, जो बहुत बार पेरेंट्स को वहां पे दिक्कत होती है कि खाना कैसे देते होंगे पता नहीं, वहां पे रहने का बंदोबस्त कैसा होगा पता नहीं, एवरीथिंग इज देयर, ब्रॉडबैंड कनेक्शन वहां पे है, कोचिंग वहां पे रेगुलरली वहां पे होता है, आपका 11th 12th वहां पे रेगुलरली वहां पे होता है, प्लस आपका खाना, एक्सरसाइज, ईच एंड एवरीथिंग 24/7 घर जैसा वातावरण, लेकिन प्रॉपरली डिसिप्लिन मैनर में, ये मैंने खुद होके देखा है। सो सर्टेनली औरंगाबाद में जो है आस्था डिफेंस एकेडमी के माध्यम से भी अच्छी तरीके से आप आपका एनडीए, एनए या लैटर स्टेज में आपका टेक्निकल एंट्री स्कीम का प्रिपरेशन अच्छी तरीके से वहां पे कर सकते हो। एक्चुअली किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं, बट दुर्भाग्यवश मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ महीनों में ऐसी कुछ चीजें, औरंगाबाद की मैं बात कर रहा हूं, कि जो सिपाही भर्ती वाला, पुलिस भर्ती वाला है, वहां पे जो है बस लाइन लगा देता है कि हमारे यहाँ पे एनडीए का भी कोचिंग होता है। आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको जो सिपाही भर्ती के लिए या पुलिस भर्ती के लिए जो लगता है, वहां पे सिर्फ रगड़ा लगता है, वहां पे सिर्फ जो है भागदौड़ वहां पे लगती है। क्यों? क्योंकि वो 10वीं पास के आधार पर है, और 10वीं पास के लिए जैसे मैंने कहा पीबीओआर को जो है हमें दिमाग लगाने को नहीं सिखाना है, पीबीआर को सिर्फ जो है जो काम बताया है उसको फॉलो करना है। तो इसके लिए पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक या सिपाही रैंक के लिए ट्रेनिंग जो होनी है वो एंटायरली डिफरेंट है, वहां पे दिमाग वाला कुछ काम नहीं है। लेकिन एनडीए के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है, तो वहां पे ज्यादा है मेंटल टफनेस, मेंटल रबस्टनेस, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, इसके लिए तो 5 दिन का एसएसबी है। तो यहाँ का ट्रीटमेंट या यहाँ का कोचिंग ये भी अलग लगेगा।
दुर्भाग्यवश ऐसे कुछ यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में देख रहा हूँ कि वो जो है फौज के सिपाही भर्ती के लिए, पुलिस भर्ती के लिए बहुत अच्छे हैं, बट उनका जो है एनडीए से कुछ लेना देना नहीं, बट बस पैसे कमाने के लिए लगे हुए हैं। वो लगाते हैं कि हमारे यहाँ पे एनडीए के कोचिंग होता है। अब जो है रिसेंटली मेरे सुनने में आया है कि एक जगह पर अब रेसिडेंशियल स्कूल खोला जा रहा है, और जो व्यक्ति वो चलाने वाले हैं, ऐसे सुनने में आया है कि वो कोल्हापुर में ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन वहां पे चला रहे थे, उनके खिलाफ ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में केसेस दाखिल हुए हैं कि उन्होंने जो है बच्चों को धोखा दिया, उनके पेरेंट्स को धोखा दिया, और वो व्यक्ति जो है अब औरंगाबाद में आके रेसिडेंशियल स्कूल इस एनडीए के प्रिपरेशन से रिलेटेड चलाने वाला है। तो एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो है यहाँ पे हमारे लक्ष्य को, हमारे ध्येय को हासिल करने के लिए आए हैं, ना कि किसी के हाथ का या किसी के एक्सप्लॉयटेशन वाले टैक्टिक्स में हमने वहां पे ट्रैप होना है। तो खुद का दिमाग लगा के सही डिसीजन हमने लेना चाहिए। तो 11वीं और 12वीं के दौरान आपका 11वीं 12वीं करते हुए सिस्टमैटिकली अगर हम एनडीए का प्रिपरेशन करें, अगर हमारी मैथ्स पे कमांड हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर हमारी इंग्लिश पे भी कमांड हो बोलने में, तो ऑटोमेटिकली उसका फायदा हमें होगा। ओके, अब द मिलियन डॉलर क्वेश्चन विच कम्स टू यू कि सर आपने ये सारी बात बताई, ये तो हमें करना ही है, वो हम करेंगे, बट अब जो है हम कौन सी ब्रांच ले? 10वीं के बाद में हमें निर्णय लेना है, आर्ट्स ले, साइंस ले या कॉमर्स ले। अगर आपको डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर बनना है, आर्म्ड फोर्सेस में करियर करना है, तो मैं स्ट्रांगली कहूंगा कि आपने साइंस ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइंस लोगे तभी जाके आपका मैथ्स होगा, साइंस लोगे तभी जाके फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा। और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का आपके 11th 12th में पढ़ाई हो रहा है, तो इनडायरेक्टली उसका फायदा आपके एनडीए के लिए भी होगा। सो एनडीए और साइंस ये साथ में ही जाएंगे। नॉट ओनली दैट, अगर आपको एयरफोर्स में पायलट बनना है, तो कंपल्सरीली फिजिक्स और मैथ्स आपके 11वीं या 12वीं में, 11वीं और 12वीं में होने जरूरी है, और उसमें एक मिनिमम 50% 60% मार्क्स होना जरूरी है। सो कंपल्सरीली आपने साइंस ही लेना चाहिए, जिससे आपके आर्म्ड फोर्सेस करियर और फ्यूचर में भी, मान लो आपका एनडीए में भी नहीं होता है, तो ग्रेजुएशन जब कभी होगा, जब आप सीडीएस का एग्जामिनेशन दोगे, या आप जब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का एग्जाम दोगे, या इंजीनियरिंग एंट्रेंस, इंजीनियरिंग के माध्यम से आप फौज में जाना चाहोगे टीजीसी के माध्यम से, तो वहां पे ये फिजिक्स और मैथ्स आपका 11th 12th में है या नहीं, उसमें मिनिमम आपको 60% मार्क्स है या नहीं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर रहेगा। तो भविष्य का विचार करते हुए, और अगर हमें आर्म्ड फोर्सेस में ही करियर करना है, तो आपने 11th 12th में साइंस लेना, और उसके साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। पर्सनली इफ यू आस्क मी, मैं कहूंगा कि आप पीसीएम भी रखो, क्या दिक्कत है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी हमें तो पढ़ाई करनी ही करनी है, उसके साथ जो है एनडीए का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। और मान लो भविष्य में गलती से अगर हमारा एनडीए में सिलेक्शन हो भी नहीं जाता है, मान लो हमारा साइंस में भी कुछ खास नहीं होता है, तो अगर आप साइंस 11th 12th में लोगे, तो 12th के बाद में, 12वीं के बाद में, जहां कहीं पे आपको ग्रेजुएशन करना है, आप आर्ट्स भी ले सकते हो, आप कॉमर्स भी ले सकते हो, आप साइंस के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। इसका मतलब आप बीए भी कर सकते हो, बीएससी भी कर सकते हो, बीकॉम भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने 11th 12th में साइंस लिया है। लेकिन मान लो आपने 11th 12th में अगर आर्ट्स लिया है, तो ऑटोमेटिकली आपको जिंदगी भर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज को ही फॉलो करना पड़ेगा। आप जिंदगी में कभी साइंस नहीं ले सकते हो, या आप कॉमर्स नहीं ले सकते हो। अगर आप कॉमर्स लोगे तो आर्ट्स या कॉमर्स, आप जो है साइंस नहीं ले सकते हो। तो कीप ऑल द ऑप्शंस ओपन। अगर हमें फौज में ही जाना है, उसमें करियर करना है ऑफिसर बोलकर, तो आपने जो है साइंस लेते हुए इस तरह का सारा आपने स्ट्रीम्स ओपन रखना, ये आपके लिए फायदे का रहेगा। एक आखिरी पॉइंट बोलता हूँ, और उसके बाद में जो है आई एम मोर इंटरेस्टेड टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, आपके मन में जो कोई होगा। लास्ट पॉइंट, जैसे मैंने इनिशियली आपको बताने की कोशिश की कि पहले मन से प्रश्न पूछो कि फौज में जाना है तो सचमुच में मुझे फौज में जाना है क्या, और फौज में जाऊंगा तो मुझे क्या फायदे मिलेंगे, वाई। फिर मैंने बताया कि मोटा मोटी तौर पर फौज में जाने के लिए या एनडीए एनए के लिए जो है आपको क्या करना है। फिर मैंने वहां पे आपको बताया कहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। औरंगाबाद में रहते हुए डिफेंस आस्था एकेडमी के प्रॉपर गाइडेंस के अंतर्गत भी जो है आप अच्छी तरीके से उसका प्रिपरेशन वहां पे कर सकते हो। कब आपने प्रिपरेशन शुरू करना है? आज से। तभी जाके आने वाले 2 सालों में जो है सिस्टमैटिकली आप इस एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर वहां पे पाओगे। अब $1 मिलियन डिसीजन आपको वहां पे लेना है। आपके सामने, जैसे मैंने कहा, अलग अलग करियर ऑप्शंस होंगे, और इसके लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल वहां पे देता हूं। लक्ष्य मूवी शायद आपने देखी होगी, 2001-2002 में ये रिलीज हुई थी। और उस मूवी में अगर आपने देखा होगा, लक्ष्य मूवी में, वहां पे ऋतिक रोशन हीरो है उस मूवी का, और वो ट्रू इंसिडेंट्स पे बेस्ड ऐसी वो स्टोरी है, लक्ष्य।
1999 में जब करगिल वॉर हुआ था, पाकिस्तान वाले हमारे भारत में घुस के आए थे और कुछ महत्वपूर्ण माउंटेन्स पे, हिल्स पे उन्होंने कब्जा किया था। तो इन टापुओं से उनको हकालने का काम भारतीय फौज ने किया था। और अगर आप देखोगे तो ये इम्पॉसिबल टास्क था। कॉमन सेंस की बात है, कोई अगर जो है ऊपर टीले पे बैठा हुआ है, माउंटेन पे बैठा हुआ है, तो नीचे की सारी चीजें हमें वहां पे दिखाई देगी। एंड दैट टू ये हिमालय के माउंटेन है, वहां का टेम्परेचर, वहां पे बर्फबारी, वहां पे ऑक्सीजन की कमी, इतने सारे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जो है भारतीय फौज ने, भारतीय अफसरों ने अतुलनीय इस तरह का एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वहां पे दिखाया, वहां पे पराक्रम दिखाया। इसकी वजह से हम कारगिल वॉर जीत पाए और उन पाकड़ों को जो है फिर से हमने वहां से भगाया। इस घटना के ऊपर ये मूवी है लक्ष्य, जो आपने भी देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए, मैं रिकमेंड करूंगा, जरूर देखिए। इसलिए नहीं कि सिर्फ वो फौज से रिलेटेड है, बट उसकी मूवी को अगर आप देखोगे, मुख्यतः 2 पार्ट में होता है, जैसे आपको पता है, इंटरवल के पहले और इंटरवल के बाद में। मोटा मोटी तौर पर अगर आप देखोगे तो वहां पे जो है ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है, वो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर दिखाया हुआ है जो बड़ा कैजुअल है, कुछ जिंदगी से कुछ लेना, क्या करियर वरियर। दोस्त ने फॉर्म भर दिया, इसके लिए मैंने भी फॉर्म भर दिया। दोस्त ने किसी एक ब्रांच में एडमिशन ले लिया, इसकी वजह से मैंने भी ले लिया। करेक्ट, बड़ा कैजुअल। तो वैसा वो कैरेक्टर वहां पे दिखाया हुआ है। और उसका दोस्त जो है फौज के लिए फॉर्म भरता है, इसकी वजह से वो भी फौज के लिए फॉर्म भरता है। वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देता है, वो पास होता है, उसका दोस्त भी होता है, वो भी होता है। ये फौज में वहां पे चला जाता है, ये फौज में चला जाता है अफसर। वहां पे वो अफसर बनने के लिए जो है वहां पे चला जाता है, आईएमए में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में वहां पे चला जाता है और वो अफसर बन जाता है। सो पार्ट 1 दिखाया है कि किस तरीके से वो जो है बड़ा कैजुअल होता है और फौज में चला जाता है, वहां पे अफसर बनता है। तब तक उसके जिंदगी को कोई मतलब नहीं, चल रही है जिंदगी, चल रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, जैसा लग रहा है वैसे वहां पे कर रहे हैं। बट वो 1999 का कारगिल वॉर हो जाता है, और जब उसके कमांडिंग ऑफिसर उसको टास्क देते हैं, 0.4875 करगिल की वो ऊंचाइयां, करगिल का वो हिल, करगिल का वो टापू जो पाकड़ों ने, पाकिस्तान ने जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, इट इज सिंपली इम्पॉसिबल उसको फिर से वापस हमारे कब्जे में ले ले। और वो टास्क, वो लक्ष्य, जब ऋतिक रोशन ने जो कैरेक्टर वहां पे प्ले किया है, वो लक्ष्य जब ऋतिक रोशन को वहां पे दिखाई देता है, तो वो ऋतिक रोशन जो जिंदगी में बहुत कैजुअल था, जिसने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया था, जिंदगी के हर स्टेज पर वो फेल्ड कैंडिडेट था, वही ऋतिक रोशन पूरी तरीके से इम्पॉसिबल लगने वाली चीज वो हासिल कर लेता है। 0.4875 पर भारत का झंडा वहां पे लहराता है। एक व्यक्ति जो एब्सोल्युटली जिंदगी में फेल था, पूरा कैजुअल था, उस व्यक्ति को जब लक्ष्य मिल जाता है, उसके जिंदगी का ध्येय मिल जाता है, जब उसको अपना टारगेट दिखने लगता है, तो वो व्यक्ति किस तरीके से खुद को ट्रांसफॉर्म करता है, उसकी स्टोरी यानी लक्ष्य। और जैसे मैंने कहा, ये ट्रू स्टोरी पे डिपेंडेंट है। वो जो है स्टोरी हमारे 1999 के वॉर में, जो ये सारा वॉर वहां पे हुआ था, तो उस वॉर से रिलेटेड ये सारी स्टोरी वहां पे। तो अगर ऋतिक रोशन जो कैरेक्टर वहां पे दिखाया हुआ है, अगर वो व्यक्ति उसका लक्ष्य मिलने के बाद इस तरह का ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो वैसे ही मेरे ख्याल से आज उस स्टेप पर हो कि आपके करियर से रिलेटेड आपको निर्णय लेना है, आपके करियर से रिलेटेड आपका कौन सा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के बारे में सोचना है। अगर एनडीए को क्रैक करना, अगर आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनना, इस लक्ष्य को आप ठान लोगे और खुद को जो है पूरी तरीके से उसमें झोंक दोगे, तो फिर जो भी कुछ करना पड़ेगा आप वहां पे करोगे। मैं मराठी माध्यम का विद्यार्थी हूँ 10वीं तक, बट ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका मैथ्स इंप्रूव हो जाएगा। 24 घंटा आपको वहां पे जो है लगे रहना पड़ेगा। पर वही अगर हमारा लक्ष्य है, पूरी तरीके से अगर हम उसको झोंक देंगे, तो हम जो है हमारा लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और एक बार आप आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर बन जाते हो, जैसे मैंने कहा, गुड सैलरी, समाज में प्रतिष्ठा, आपके पास पावर, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने का मौका, एंड सही मायने में भारत भूमि को सर्व करने का मौका आपको इसके माध्यम से प्राप्त होता। आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और क्या करना है, खुद को
उसको जो है पूरी तरीके से झोंक देना है। दैट्स व्हाई मेनी ऑफ द टाइम्स वी से आर्म्ड फोर्सेस इज नॉट अ नौकरी। फौज में जो है आप करियर कर रहे हो एज एन ऑफिसर, तो वो नौकरी बोल के मत देखो, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आप आर्मी का हिस्सा बनते हो तो जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप कोई काम करते हो, जिस तरीके से आप खाना खाते हो, जिस तरीके से किसी व्यक्ति के साथ आप बिहेव करते हो, सारा ही आपका ढंग बदल जाता है। आपके ट्रेनिंग की वजह से आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हो, ऑटोमेटिकली उस ऑर्गेनाइजेशन की सारी अच्छी चीजें आप में इनकलकेट हो जाती है, आप में वो आ जाती है। अगर ये चीजें आपको अपील करती है, अगर कुछ हटके आप करना चाहता हो कहते हो करना चाहते हो, बहुत सारे डॉक्टर्स बनेंगे, बहुत सारे इंजीनियर्स बनेंगे, और मैं जैसे कहा कि उसमें से भी कुछ लोग आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनते हैं। बट भेड़ चाल को चलने के बजाय अगर कुछ हटके करना चाहते हो, अगर ये चीजें आपको अपील करती है, देन आर्म्ड फोर्सेस करियर ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और जैसे मैंने कहा, लकीली औरंगाबाद में आस्था डिफेंस एकेडमी के माध्यम से सचमुच में एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके गाइडेंस के लिए यहाँ पे उपलब्ध है। आपने अगर आर्म्ड फोर्सेस का एडवर्टाइजमेंट वहां पे देखा होगा करियर का, तो वहां पे जो है टैगलाइन होता है, और वो टैगलाइन क्या होता है? डू यू हैव इट इन यू? आप में वो चीज है क्या? वो हटके, वो जज्बा, कुछ अलग करने की क्षमता, कुछ अलग करने की चाह आप में है क्या? अगर वो जज्बा आप में है, अगर कुछ हटके करने की कैपेबिलिटी, क्षमता अगर आप में है, अगर आप खुद में बिलीव करते हो, देन आर्म्ड फोर्सेस करियर, फौज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का करियर इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। और उसके लिए आज से, इसी मोमेंट से, इसी क्षण से आपने जो है आपके लक्ष्य के प्रति काम करना शुरू करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस इनिशियल कमेंट में बात करते करते ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने आपसे बात की, तो ये इनिशियल कमेंट्स मैंने वहां पे दिए। इस शब्दों के साथ वंस अगेन हमारे शिंदे सर और उनकी सारी आस्था डिफेंस एकेडमी की टीम, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके माध्यम से ही आप जैसे जो यंगस्टर्स हैं, जो फौज में करियर करना चाहते हैं, जो कुछ हट के करना चाहते हैं, उनके साथ इंटरैक्शन करने का मौका आस्था डिफेंस एकेडमी की वजह से और शिंदे सर की वजह से मुझे यहाँ पे मिला है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड नाउ आई थिंक अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो फील फ्री, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स है आस्था ऑनलाइन, अगर आप उनको जस्ट डायरेक्ट कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन जो है, तो वो क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, और उन प्रश्नों का जो है मैं उत्तर देने की वहाँ पे कोशिश करूंगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद दिस यंगस्टर्स। और आपके मन में जो भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? नो सर। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा गाइडेंस किया हमारे स्टूडेंट्स को। आपके इस गाइडेंस से पूरा जीवन में एक लक्ष्य पे चलने की राह आपने उनको बताई है, कैसे लक्ष्य टारगेट फिक्स करना है और उस लक्ष्य के बारे में हम कैसे हमारा रास्ता पर अपनी निरंतर राह बनाए चलते रहना चाहिए। आपका ये मोटिवेशनल गाइडेंस हमारे स्टूडेंट के जीवन में निश्चित स्वरूप से परिवर्तन लाएगा, इसके बारे में मुझे दृढ़ विश्वास है सर। लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश ढगे सर महाराष्ट्र, ऑल ओवर महाराष्ट्र और इंडिया के एक फेमस पर्सनालिटी है, जो कि अपने शौर्य, ताकत, त्याग और समाज के प्रति जो सर का जो उनका योगदान है वो शब्दों में शब्दबद्ध नहीं किया जा सकता। सर आज भी अगर देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सामने कोई भी डिफेंस से रिलेटेड कोई भी अगर एक इश्यू आता है, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी सर और जो इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है वो भी सर से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है हम सभी स्टूडेंट के लिए कि आपका मार्गदर्शन, उनको आपका गाइडेंस यहाँ पे सुनने के लिए मिला इस वेबिनार के माध्यम से। वंस अगेन थैंक यू सर। तो हम अभी स्टूडेंट की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम स्टूडेंट का उनको नाम कॉल करते हैं,
तो उससे स्टूडेंट को सर admit किया मैं जाएगा। बीच में आपको रोक रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूं, सो विद जी योर सर। परमिशन वो क्वेश्चंस पहले मैं ले लूं, फिर 1 to 1 जो क्वेश्चंस है वो यस सर, भी यस कर सर, सकते हैं। यस सर। Yes, Rasika asked the question, sir, in how many phases will the exam be conducted? जैसे मैंने कहा 2 phases में मुख्यतः एग्जाम होता है। पहला फेज जो है that is related with MCQ stage, जहां पे मैं एनडीए की बात कर रहा हूं, जहां पर मुख्यतः फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और दूसरा एंड इंग्लिश, और दूसरा जो फेज है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएसबी, जो 5 दिनों तक ये एसएसबी वाला फेज चलेगा। इन 2 फेजेस में से अगर आप एग्जाम यानी क्वालिफाई हो जाते हो तो फिर उसका आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर आगे की आपकी सारी फॉर्मेलिटी जो है वो शुरू हो जाएगी एनडीए से संबंधित। सीडीएस से संबंधित बात करोगे तो वहां पे भी 2 स्टेजेस आते हैं। कई टेक्निकल एग्जामिनेशन में सिर्फ एसएसबी वाला ही फेज वहां पे होता है। ओके, सो आई होप कितने स्टेजेस में ये क्वेश्चन जो है रसिका का मैंने जो है वहां पे टैकल किया है। जस्ट अ मिनट, लेट मी सी द क्वेश्चंस। या कल्याण ने पूछा है, कल्याण सोनवने ने, सर कैन वी ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस बाय साइंटिस्ट लाइन? पर से साइंटिस्ट लाइन नाम की ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई कोर वहां पे नहीं है, बट जैसे मैंने कहा मेडिकल फील्ड से आप जा सकते हो, डेंटल फील्ड से आप वहां पे जा सकते हो, नर्सिंग से वहां पे जा सकते हो, या अगर स्पेसिफिकली साइंटिस्ट ही आपको ये करना है तो डीआरडीओ जो है, जो डायरेक्टली आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड नहीं है बट आर्मी से रिलेटेड संशोधन करने का काम करता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी आप जो है साइंटिस्ट के पद पर, उनके अलग एग्जाम्स होते हैं, वो एनडीए के या मान लो सीडीएस के माध्यम से नहीं, बट डीआरडीओ में साइंटिस्ट पद पर आप जा सकते हो। ये हो गया एक पार्ट। बट दूसरा पार्ट अगर हम देखेंगे तो अगर मान लो आप डॉक्टर हो और आप आर्मी में वहां पे काम कर रहे हो और पर्पसफुली आप डेपुटेशन पे जाना चाहते हो, यानी आर्मी से अगर आप डीआरडीओ में या आर्मी से अलग अलग तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेनियरिंग से संबंधित, हाई अल्टीट्यूड से संबंधित जो मेडिकल साइंस का पार्ट है, उससे संबंधित जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप डेपुटेशन पर जा सकते हो। यानी आप फौज का अधिकारी हो, लेकिन फौज का अधिकारी होते हुए भी उस लैबोरेटरी में या उस रिसर्च सेंटर में आप डेपुटेशन पे वहां पे जा सकते हो। सिर्फ आपको साइंटिस्ट से रिलेटेड ही काम करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा डीआरडीओ जैसी संस्था है उसमें आपने जाना चाहिए। बट फौज में रहते हुए, यूनिफॉर्म्ड सर्विस देते हुए, अगर आपको कुछ साइंटिस्ट से रिलेटेड काम करना है तो डेपुटेशन के माध्यम से आप अलग अलग संस्थाओं में वहां पे जा सकते हो। सर हाउ टू इंप्रूव आवर पर्सनैलिटी, दैट इज द $1 million क्वेश्चन। शायद इसीलिए तो जो है हमें 1 साल 2 साल कोचिंग, मेंटर, उस तरीके से हमें करना पड़ेगा। बट पर्सनैलिटी यानी मोटा मोटी तौर पर जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप खुद को व्यक्त करते हो, जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके से क्लैरिटी है, जिस तरीके से आप निर्णय लेते हो, ये सारे अलग अलग अंग है आपके पर्सनैलिटी के। जो मैंने कहा 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, द वे यू स्पीक, योर कम्युनिकेशन स्किल, द वे यू थिंक, the way your body language, positive body language, courage, इनिशिएटिव, ये सारे हमारे पर्सनैलिटी के अलग अलग अंग हैं। उसको ही चेक करने के लिए एसएसबी लिया जाता है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने जो है इसके ऊपर काम करना चाहिए। अच्छी इंग्लिश, अच्छा कम्युनिकेशन, सिस्टमैटिक थिंकिंग, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, जो कुछ आप कहना चाहते हो उसको सिस्टमैटिक मैनर में रखने की आपकी कैपेबिलिटी 1 दिन में 2 दिन में नहीं आएगी। जब हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, जब बाकी लोगों के साथ हम चर्चा करेंगे, जब हम पढ़ेंगे, जब हम उसके बारे में सोचेंगे, धीरे 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 जो है इस तरह के बदलाव हम में आ सकते हैं। ओके सर, हु यू स्टार्ट योर करियर इन डिफेंस आफ्टर 10? सॉरी, एग्जैक्टली मुझे आपका प्रश्न ही समझ में नहीं आया। एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हो? हिंदी या मराठी में भी आप लिखोगे तो भी चलेगा। सर यूपीएससी कंडक्ट करता है, एनडीए इज वेरी टफ। देखो, हम जब ऑफिसर बनना चाहते हैं, लाखों में सैलरी लेना चाहते हैं, लाखों लोग जब इसके लिए compete कर रहे हैं और कुछ सैकड़ों लोग ही इसमें से सिलेक्ट हो रहे हैं, तो कंपटीशन तो तगड़ा है, नो डाउट अबाउट दैट। इट इज नॉट द इजी एग्जामिनेशन की 9वीं पास कर लिया, 10वीं पास कर लिया, 12वीं पास कर लिया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लिया तो ऐसे ही हम एनडीए करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट। एग्जामिनेशन डिफिकल्ट है क्या? द आंसर इज यस। एग्जामिनेशन इम्पॉसिबल है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। अगर मैं कर सकता हूं, अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? पढ़ाई करेंगे, पूरा खुद को झोंक देंगे, 100% वी कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन। सो एग्जाम इजी है क्या? इजी, डिफिकल्ट, ये बड़ी सापेक्ष टर्मिनोलॉजी हम जिसे कहते हैं, रिलेटिव टर्मिनोलॉजी।
आपके लिए जो डिफिकल्ट है मेरे लिए इजी है, मेरे लिए जो इजी है शायद आपके लिए डिफिकल्ट है, या आपके लिए जो इजी है मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। हर एक का जो है, हर एक चीज का डिफिकल्टी का लेवल हर एक व्यक्ति के अनुसार डिफर करता है। तो हमने खुद के बारे में सोचना चाहिए, और डिफिकल्ट भी है तो उसको आसान कैसे बनाएंगे इसके लिए तो मेहनत करनी है। ओके, यूपीएससी कंडक्ट करता है क्या ये एग्जाम? यस, यूपीएस एनडीए का एग्जामिनेशन यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। सर क्राइम ब्रांच कैसे ज्वाइन करते हैं? क्राइम ब्रांच ज्वाइन करने के लिए आपको जो है पुलिस में जाना पड़ेगा, इधर आईपीएस ऑफिसर बनना पड़ेगा, या एमपीएससी में से जो है आपको पीएसआई बनना पड़ेगा, पुलिस सब इंस्पेक्टर, और फिर आप क्राइम ब्रांच में वहां पे जा सकते हो। सर कैन वी ज्वाइन डिफेंस सर्विस बाय लॉ? यस, आफ्टर डूइंग योर एलएलबी, आपका एलएलबी करने के बाद में डिफेंस में जो है जैग, जेएजी, जज एडवोकेट जनरल नाम की एक ब्रांच होती है, उससे रिलेटेड वो एग्जाम होती है जिसमें एसएसबी, जैसे मैंने कहा 5 दिन का आपका सारा पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। सेम चीजें मैंने जो आपको बताई, सेम चीजों के आधार पर वहां पे एग्जाम होगी। और अगर आप वो जैग ब्रांच वाली जो आपकी एग्जामिनेशन है, एसएसबी है, वो अगर आप पास कर लेते हो तो यू विल बी आई मीन पोस्टेड देयर एज अ लेफ्टिनेंट और फिर कैप्टन वगैरह। लेकिन ये सारी ग्रेजुएशन के बाद में, 12वीं के बाद में नहीं, ग्रेजुएशन के बाद आपका एलएलबी होने के बाद में ये एग्जाम जो है फौज द्वारा लिया जाता है। सर एनडीए पास आउट झाल्यानंतर किती वर्ष सेवा करता है तेव्हा आर्मीमधून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर यूपीएससीच्या सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झाम देऊ शकतो का? या दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर हो आहे। एनडीए पास आउट झाल्यानंतर जे आहे, अब आपका जो है सिविल सर्विस, आपका जो है शॉर्ट सर्विस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हुआ है या परमानेंट कमीशन में। अगर परमानेंट कमीशन है तो आप किस रैंक तक जाते हो उसके अनुसार आपके एज के 55 तक या 58 तक या 60 ईयर्स तक आप सर्विस कर सकते हो। और अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन हो तो आप 14 साल के लिए आर्म फोर्सेस में सर्विसेज वहां पे कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट सर्विस रहते हुए भी आप परमानेंट कमीशन के लिए एग्जाम दे सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन मान लो जैसे मेरे जैसा एग्जाम्पल है, अगर आप वॉलेंट्रीली रिटायरमेंट लेना चाहते हो तो 20 साल के बाद में आप परमानेंट कमीशन से भी वॉलेंट्री रिटायरमेंट वहां पे ले सकते हो, और उसके बाद में जो है अलग अलग सेक्टर में, वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, आप एग्जाम वहां पे दे सकते हो। आपने फौज में ऑफिसर बन के बाहर आने के बाद, इसका मतलब कमीशन्ड सर्विस दी है, ये सिर्फ ऑफिसर से रिलेटेड, कमीशन्ड सर्विस देने के बाद यूपीएससी की जो एग्जाम होती है, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए, वो भी दे सकते हो। उसमें सिर्फ आपको फायदा ये मिलेगा कि उसका जो एज क्राइटेरिया होता है, आपने जितने साल फौज में सर्विस किया है उतना एडिशनल एज ईयर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, अगर जनरल कैंडिडेट के लिए 33 ईयर्स तक अगर अलाउड है, और मान लो आपने फौज में 10 साल की सर्विस की है, तो आपके लिए आप कब तक एग्जाम दे सकोगे? 43 ईयर्स तक, यानी एज रिलैक्सेशन आपको 5 साल का वहां पे मिल जाएगा, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो आप सिविल सर्विसेज एग्जाम दे सकते हो क्या ये छोड़ने के बाद में? द आंसर इज यस। आपका कमीशन सर्विस कंप्लीट होने के बाद में भी आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकते हो। 17 अलग अलग प्रकार है, वो कौन कौन से हैं? बात करते वक्त मैंने जो है कुछ तो आपको बता ही दिए, एनडीए के माध्यम से है, एनए के माध्यम से है, टेक्निकल एंट्री सर्विसेज के माध्यम से है, महिलाओं के लिए जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन वहां पे है, ओटीए के लिए हम जिसे बोलते हैं, एनसीसी वाला एंट्री स्कीम है, सीडीएस है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है, आर्मी मेडिकल कोर में है, आर्मी डेंटल कोर में है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में वहां पे है, आर्मी एजुकेशन कोर में है, जज एडवोकेट जनरल के माध्यम से है। आप अगर ओआर बोल के ज्वाइन किया है तो बीच में जो है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होते हैं, उन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के बारे माध्यम से, एसीसी के माध्यम से हो सकते हो। ऐसे 17 डिफरेंट काइंड ऑफ वेज, अभी बात करते वक्त मैंने इन सारी चीजों को वहां पे आपके सामने रखा है। बट मैंने जैसे कहा कि 12वीं के लेवल पर इसमें से सिर्फ आपको एनडीए, एनए और टेक्निकल एंट्री स्कीम, यही आपको 12वीं के बाद में मिलेंगे। यूपीएससी कंडक्ट, नेवी में ऑफिसर बनने के लिए क्या करें? सेम एग्जैक्टली एनडीए जो है वो नेवी के लिए भी है, उसमें जो है कुछ विशेष फर्क नहीं है। 10th के बाद कौन सा सिलेबस लेना चाहिए, एनसीईआरटी का या स्टेट बोर्ड का? वेरी फ्रैंकली दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो, बट गिवन अ चांस मैं रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी का। अगर आप लोगे तो थोड़ा सा सिलेबस जो है हमारे एग्जाम के पास पास में वहां पे आता है। कंसेप्ट वाइज स्टेट बोर्ड के सिलेबस में और एनसीईआरटी के सिलेबस में बहुत सारी समानताएं हैं, तो बहुत नुकसान होगा ऐसा पार्ट नहीं। बट एनसीईआरटी का आप लोगे तो एनसीईआरटी के सीबी यानी एनसीईआरटी के बुक्स जो है वो आपके एनडीए या भविष्य में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए भी काम में आएंगे।
गिवन अ चांस, अगर आपके पास मौका है और कुछ दिक्कत नहीं है तो एनसीईआरटी का सिलेबस लेना ये आपके लिए फायदे का रहेगा। बट इवन आप 11th-12th में स्टेट बोर्ड भी लेते हो तो अल्टीमेटली आपको फोकस एनडीए या एनएपी ही करना है। अगर आपको डिफेंस सर्विसेज में जाना है तो इट डजेंट मैटर आप एनसीईआरटी के माध्यम से लेते हो या स्टेट बोर्ड के माध्यम से, आपका मेन फोकस तो पढ़ाई का इधर चल ही रहा है। सर व्हाट इफ, क्या सर प्लीज टेल अबाउट मेडिकल रिक्वायरमेंट्स लाइक हाइट, वेट और आई साइट एक्सेट्रा फॉर एनडीए एंड एनए। देखो इसके अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, बट उसका एक चार्ट होता है, हाइट एंड वेट का जो है एक चार्ट होता है। रफली फॉर बॉयज 157.5 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर आपकी हाइट है तो कोई दिक्कत नहीं। गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर हाइट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कमिंग टू द आई साइट, जो सबसे बड़ा ये होता है कि इवन आपको चश्मा भी है, चश्मा है तो आप फाइटर पायलट नहीं बन सकते हो, लेकिन चश्मा है तो आप ऑफिसर बन सकते हो। अप टू 3.5 डायप्टर यानी प्लस या माइनस आपका 3.5 तक नंबर है। और चश्मा लगाने के बाद अगर आपकी विजन नॉर्मल है, 6/6 हम विजन जिसे बोलते हैं, चश्मा लगाने के बाद में भी अगर आपकी विजन नॉर्मल है तो भी आप अलाउड हो। करेक्ट। सो चश्मा है तो आप एयर पायलट नहीं बन सकते हो, ये सही बात है, बट चश्मा रहते हुए भी आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हो। आपकी विजन सिर्फ 6/6 चाहिए, जिसे हम कहते हैं करेक्टेड विजन। ओके। क्या फिजिकल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो मेडिकल से बाहर कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते सर? सीडीएस आणि एफकॅट परीक्षा देण्यासाठी कोणता विषय घेऊन ग्रॅज्युएशन करायचे असते? कुठलाही विषय, यानी आपका ग्रेजुएशन, आपने बीए किया, आपने बीएससी किया, आपने बीकॉम किया, आपने इंजीनियरिंग किया, आपने एग्रीकल्चर किया, आप किसी भी विषय से अगर ग्रेजुएशन करते हो तो आप सीडीएस या एफकैट का एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो। दिक्कत सिर्फ यही है कि अगर आपका 11वीं 12वीं में फिजिक्स एंड मैथ्स ये सब्जेक्ट नहीं रहा तो आप एयरफोर्स में जो पायलट के पद होते हैं, कंबैट पायलट हम जिसे कहते हैं, तो कंबैटेंट पायलट के पद के लिए जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन सीडीएस एंड एफकैट उसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी ग्रेजुएशन, कंपलसरी नहीं कि आपने जो है सिर्फ बीएससी करना चाहिए या बीकॉम करना चाहिए या बीए करना चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन वहां पे चलेगा। आयुष आस्क मी हाउ मेनी फील्ड मार्शल्स हैव बीन अपॉइंटेड इन द इंडियन आर्मी। फील्ड मार्शल अपॉइंट नहीं किया जाता है, आपके जैसा बंदा जो है वहां पे लेफ्टिनेंट बनता है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां पे प्रमोट होते 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 वो वहां पे जाते हैं। और वॉर के टाइम में जिन्होंने, यानी ऑलरेडी वो लेफ्टिनेंट जनरल है और वॉर के टाइम में जो है जिन्होंने अतुलनीय पराक्रम वहां पे दिखाया है, उनके लीडरशिप के अंतर्गत उनको जो है फील्ड मार्शल का पद वहां पे प्राप्त होता है। तो फील्ड मार्शल अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बनते हैं, जैसे फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ। सर हाउ डिड यू एनरोल इन इंडियन आर्मी? मींस थ्रू नॉर्मल वे। आफ्टर डूइंग माय ग्रेजुएशन, मेरा एमबीबीएस एमडी करने के बाद में एसएसबी के माध्यम से मैंने आर्मी मेडिकल कोर में वहां पे कैप्टन पद पर आया और उसके बाद में मैं प्रमोट होते गया। सर पीसीबी में हमें एयरफोर्स में सब्जेक्ट हो, क्या लिखा है मुझे नहीं पता है, क्या यानी आपका अर्थ नहीं समझा, आपको क्या प्रश्न पूछना है? सर कैन आई ज्वाइन इंडियन आर्मी इफ आई एम इन सीएपीएफ? ऑलरेडी अगर आप सीएपीएफ में हो तो वहां से आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और आप ये एग्जाम दे सकते हो, प्रोवाइडेड आप आपका एज का क्राइटेरिया वहां पे फुलफिल करते हो। क्योंकि सीडीएस के लिए 24-25 साल तक ही आप ये एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद में सीडीएस एग्जामिनेशन या एफकैट एग्जामिनेशन आप नहीं दे सकते हो। सर हाउ कैन वी प्रैक्टिस ऑफ इंटरव्यू फ्रॉम नाउ? जैसे मैंने कहा ओवरऑल आपका पर्सनैलिटी का आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ इंटरव्यू बोल के नहीं, उसमें सारी ही चीज़ें आएगी पर्सनैलिटी से रिलेटेड। कम्युनिकेशन स्किल आएगा, आपको फिजिकल टफनेस पे आपके ध्यान देना पड़ेगा, आपका स्टेमिना आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको जो है करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट रहना पड़ेगा, आपको जो है सिस्टमैटिकली जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो अलग अलग तरह के हमारे 5 दिन में एसएसबी में होने वाले टेस्ट है उससे रिलेटेड आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एनडीए के लिए कौन सा सिलेबस होता है? ऑलरेडी मैंने बता दिया, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ये सारा सिलेबस वहां पे होता है। सर हु इज मोस्ट पावरफुल, आर्मी ऑफिसर और आईपीएस? वेल ये आपके देखने के ऊपर है। अगर आप सिविलियन सेटअप में काम करना चाहते हो, यानी मैं जो है औरंगाबाद में काम करना चाहता हूँ, परभनी में काम करना चाहता हूँ, जालना में, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे तो फौज है नहीं, तो वो आईपीएस ऑफिसर जो है उसका पावर आपको वहां पे दिखेगा। लेकिन अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में हो, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हो, अगर आप
इन फील्ड लोकेशन में हो तो वहां पे असली पावर अगर किसी के पास है तो वो आर्मी के पास, वहां पे पुलिस जो है नंबर 3 पे आता है। नंबर 1 पे आर्मी आएगा, नंबर 2 पे जिसे हम बोलते हैं सीएपीएफ यानी सीआरपीएफ जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस आएंगे, और नंबर 3 पे वहां पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का वहां पे नंबर आएगा। नंबर 1 पे ऑफकोर्स वहां पे आर्मी और उनके ऑफिसर वहां पे आते हैं। सर पीसीबी से हम आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा एम मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रश्न वहां पे जो है एनडीए में पूछे जाएंगे, तो आपको मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करना ही है। तो पीसीबी से भी आप कर सकते हो, फिर मैथमेटिक्स की पढ़ाई आपको जो है एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। एग्जाम आप दे सकते हो लेकिन आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। Ritesh asked, sir, once our India Chief of Defence Staff said that army is not a job. Can you elaborate it? Yes, मैंने बात करते वक्त जो है थोड़ी देर पहले कहा कि सचमुच में आर्मी इज नॉट अ जॉब। जॉब किस लिए किया जाता है? पैसे कमाने के लिए, राशन लाने के लिए, बच्चों का एजुकेशन करने के लिए, दैट इज व्हाट द जॉब। बट आर्मी इज नॉट अ जॉब, वो तो पैसा देता ही देता है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ यानी क्या? जैसे बात करने का आपका ढंग, जैसे काम करने का तरीका, जैसे खाने का तरीका, जैसे ये हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलू होते हैं। अगर आप पुलिस वाला कोई बंदा देखोगे, कुछ नहीं रहता है वहां पे, यानी पैसा अच्छा मिलेगा, ठीक है, पावर है, दैट्स ऑल। बट वही उसके कंपैरिजन में आर्मी वाला बंदा दिखेगा, जब पार्टी में भी वो खाना खाएगा प्रॉपरली सिस्टमैटिकली खाएगा, महिलाओं को जो है वो प्रॉपरली रिस्पेक्ट वहां पे देगा, काम करते वक्त भी सारे टीम को साथ में लेके काम करने की कोशिश करेगा। मैं ही पहले, ऐसा वो नहीं कहेगा, देश सबसे पहले। अगर मैं कमांडिंग ऑफिसर हूं तो जिनको मैं कमांड कर रहा हूं वो सारे जवान, उनके हित के बारे में सोचना नंबर 2, और तीसरा मैं जो है खुद के बारे में सोचूंगा। देश का हित सबसे पहले, जिन जवानों को मैं कमांड कर रहा हूं उनका हित दूसरा, और मेरा खुद का हित तीसरा। स्वार्थ ये बाद में आएगा। सो इन सारी चीजों को अगर हम कंसिडर करेंगे तो आर्मी सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है। Army is a way of life. How you think, how you speak, how you eat, how you take all the people along with you. Okay. So what if we are overweight during the test taken for NDA entrance? आपको कुछ समय दिया जाता है, टेम्पररी रिजेक्शन किया जाता है, और उसके बाद में अगर आप उतने समय में वजन कम करते हो तो आपको मौका दिया जाता है। बट बेस्ट मैं कहूंगा, अगर यही करना है, आपके हाथ में 2 साल का अगर समय है तो आप 2 साल में जो है आपका वेट वहां पे कम कर दो, जो कुछ स्टैंडर्ड्स है उसको फुलफिल कर दो। वो मौका ही क्यों आना चाहिए? क्योंकि अगर आप ओबीज है तो ऑटोमेटिकली आपका फिजिकल स्टैंडर्ड वहां पे नहीं आएगा, तो आज नहीं तो कल जो है आपको वहां से बाहर ही वो निकाल देंगे। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ से सारा लेने की कोशिश वहां पे की है जो मुझे दिखे यहाँ पे। अगर और भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली मेरे ख्याल से जो है 1 to 1 आपको अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। एनी अदर क्वेश्चन? एयरफोर्स के रैंक्स ऑफ एयरफोर्स ऑफिसर सेम उसके इक्विवेलेंट, जैसे मैंने कहा उसके नाम सिर्फ अलग अलग वहां पे रहेंगे, बट एयरफोर्स के भी ऑफिसर्स के रैंक जो है इसी तरीके से वहां पर रहेंगे, नाम सिर्फ अलग अलग वहां पे है। एंड पायलट हाउ वी कैन अप्लाई, अप्लाई के लिए जो है पायलट बनो या कोई भी एयरफोर्स का ऑफिसर बनो, एग्जाम रिमेन्स सेम। सीडीएस जो है वो आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए ग्रेजुएशन के बाद में, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट सिर्फ एयरफोर्स के लिए, एंड एनडीए, एनडीए जो है वो भी आर्मी नेवी एयरफोर्स। आपका रैंक और आपकी चॉइस उसके अनुसार आपको आर्मी या नेवी या एयरफोर्स दिया जाएगा। एयरफोर्स के लिए कोई सेपरेट एग्जामिनेशन है, ये उस तरीके से यहाँ पे नहीं रहेगा। ओके, वो टीसीएस नहीं होता है सर, प्लीज टेल समथिंग अबाउट टीसीएस। टीसीएस नहीं, दैट इज कॉल्ड एज टीजीसी, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। आपका इंजीनियरिंग होने के बाद में आर्मी के जो टेक्निकल ब्रांचेस है, जैसे फॉर एग्जांपल ईएमई नाम की ब्रांच होती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे फॉर सिग्नल्स नाम की ब्रांच होती है जहां पे इंजीनियर्स का जो है वहां पे काम पड़े, तो इंजीनियर्स को जो है आर्मी के ऑफिसर्स रैंक में, यानी आपको पहले आर्मी ऑफिसर बनना पड़ेगा, उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके जो है आप वहां पे इंजीनियर का काम कर सकते हो। तो टीजीसी जो होता है, टेक्निकल ब्रांचेस आर्मी के जो होते हैं, सिग्नल्स ब्रांच है, ईएमई है, बाकी और भी ब्रांचेस है, तो उन ब्रांचेस में काम करने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए ये टीजीसी का एग्जाम होता है, जो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर के लिए ही वहां पे उपलब्ध है। पीएबीटी टेस्ट जो होती है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, तो अगेन एयरफोर्स पायलट बनना है तो उससे रिलेटेड अलग अलग कुछ फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड, मेंटल टफनेस से रिलेटेड अलग अलग कंपोनेंट वहां पे होते हैं। सर
Naval Admiral Karambir Singh said, if you want to change ourselves, you must start off by making your bed. What we want to say, will you elaborate? फौज में काम करना है तो भैया वहां पे जो है सब कुछ आपको जो है बना बनाया तो नहीं मिलेगा. जब आप वॉर वहां पे जो है बैटल फील्ड पे वहां पे जा रहे हो तो ऑफकोर्स वहां पे जो है यानी किस मोमेंट पर गोली आएगी इसका पता नहीं. तो वहां पे जो है आपको, और वहां पे जो है कई दिनों तक, कई महीनों तक आप वहां पे रहना पड़ेगा. तो आपके तंबू में सारा आपको ही करना पड़ेगा. आपका बेड खुद को आपको करना पड़ेगा, आपका सारा साफ सफाई आपको करना पड़ेगा, आपका सारा काम आपको खुद को करना पड़ेगा. तो वो डिसिप्लिन लाने के लिए, वो खुद के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए आज से ही हम सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ सफिशिएंट होना शुरू करें, स्वावलंबी होना शुरू करें, तो वो भविष्य में आपको काम करेगा. सो राइट फ्रॉम making your bed, how systematically you make your bed, how consistently, regularly you keep the things at proper place, ये सारी चीजें जो है मैटर करती है. तो हमने ये करना चाहिए. एनसीसी के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? सी सर्टिफिकेट चाहिए. और ग्रेजुएशन के बाद में, सी सर्टिफिकेट के बाद में कम से कम बी ग्रेड अगर आपको उसमें मिलता है तो एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम जो होती है उसमें से आप ये दे सकते हो. सर टीईएस में सीबीएसई 11वीं 12वीं जरूरी है क्या? टीएस में जो है फिजिक्स मैथ्स ये जरूरी है. 11वीं 12वीं सीबीएसई से ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. आप जो है स्टेट बोर्ड से भी वहां पे कर सकते हो. इज देयर एनी वे टू ज्वाइन एयरफोर्स थ्रू टीएस एंट्री? यस, अगर आप इंजीनियर बनते हो, आपका रैंक हायर है और एयरफोर्स में उतने वैकेंसीज है टेक्निकल ब्रांचेस में, तो आपको जो है वहां पे एंट्री मिल सकती है. दैट टीएस इज फॉर ऑल, आर्मी, नेवी एज वेल एज एयरफोर्स. इन विच स्टैंडर्ड वी आर एलिजिबल टू गिव XY एग्जाम ऑफ एयरफोर्स? जैसे मैंने कहा ये PBOR से रिलेटेड है, यानी ये जो है ऑफिसर रैंक नहीं है. हम जैसे XY ये सारी एंट्री जो है ये PBOR की एंट्री है. सो उससे रिलेटेड आई एम नॉट अपडेटेड. मैं PBOR से रिलेटेड यहाँ पे आई एम नॉट अपडेटेड, तो इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकूंगा. सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल सर्विसेज एंड डिफेंस सर्विसेज एज पार एलिजिबिलिटी? जैसे मैंने कहा आर्म्ड फोर्सेज से रिलेटेड अब तक मैंने जो बात की दैट इज डिफेंस सर्विसेज. एंड व्हाट इज सिविल सर्विसेज? आपका ग्रेजुएशन होने के बाद जो यूपीएससी की एग्जाम देते हो उसमें से IAS, IPS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज, ऐसे 27 अलग अलग तरह के सर्विसेज होते हैं जो यूपीएससी के माध्यम से ग्रेजुएशन के बाद में अगर आप क्रैक करते हो. तो सिविलियन एरिया में रह रहे हो तो ऑफकोर्स वहां पे कलेक्टर का पावर, IPS का पावर वहां पे हो रहा है. बट जैसे मैंने कहा फौज के रिलेटेड अगर आपको काम करना है, उसका काम करने का तरीका फौज का अलग है, काम करने का तरीका सिविल सर्वेंट्स का अलग है. मैंने पहले ही बात करते वक्त कहा कौन सी चीज आपको अपील करती है. अगर वो यूनिफॉर्म, अगर वो यहाँ पे चमकने वाले तारे, अगर वो जो है भारत का वहां पे एम्बलम, अगर ये आपको अपील करता है, क्रेज फॉर यूनिफॉर्म, देश के लिए कुछ मर मिटने की इच्छा, अगर सचमुच में वो अगर आप में जज्बा पैदा, वो जज्बा आप में है, वो अगर एक काइंड ऑफ फायर इज देयर इनसाइड यू, देन आर्म फोर्सेस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर यू. बट आपको जो है आराम से चाहिए मामला, थोड़ा सा पावर जो है लोगों को दिखाना है, थोड़ा सा जो है डायरेक्टली सोसाइटी से कांटेक्ट में आना है, ये चीजें अगर आपको अच्छी लगती है, सोसाइटी से कांटेक्ट, लोगों से कांटेक्ट, सामान्य लोगों में रहना, ज्यादा रिस्क ना लेना, ये अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे ख्याल से सिविल सर्विसेज इज अ बेटर ऑप्शन. सर इफ वी आर ऑलरेडी इन आर्मी एज एन सिपाही एंड वांट टू बिकम एन ऑफिसर, सो हु कैन डू इट? जैसे आपको पता है ACC एंट्री जो होती है, तो समय समय पर आपके जो है वहां पे फॉर्म्स निकलते हैं और आपका एक क्राइटेरिया, कुछ ईयर्स ऑफ सर्विस का क्राइटेरिया होने के बाद ACC एंट्री, उसे हम कहते हैं ACC एंट्री, तो उस ACC एंट्री में से जो है आप ऑफिसर वहां पे बन सकते हो. एग्जाम का पढ़ाई करना पड़ेगा, इंग्लिश अच्छा करना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, SSB के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड यू कैन बिकम ऑफिसर. ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने एंट्री PBOR में की, बट वो जो है ऑफिसर बोल के वहां पे काम कर रहे हैं. हम उनको बोलते हैं एंटी ऑफिसर, नॉन टेक्निकल ऑफिसर्स. तो ये जो है ACC एंट्री के माध्यम से आप ये कर सकते हो. जय हिंद Any सर. other question? और कुछ पूछना है आपको? यस सर, आई हैव अ डाउट. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसकी वजह से मैं रैपिड फायर जैसे जो इनको आंसर करते जा रहा हूँ. बाकी बहुत सारे डिटेल्स अगर स्पेसिफिकली आपको चाहिए तो लकीली जो है मैंने मेरे वेबसाइट का नाम वहां पे लिखा है satishDhage.com. मेरी वेबसाइट है SATISHDHAGE.com. उसमें मेरा फेसबुक या मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उसके माध्यम से भी आप मेरे टच में रह सकते हो, या आस्था डिफेंस एकेडमी के माध्यम से शिंदे सर है, शिंदे सर से भी आप मेरा नंबर ले सकते हो, या जहाँ कहीं पे हमारा मौका मिलेगा आपसे मैं उस माध्यम से इंटरेक्ट कर सकता हूँ. ओके, सो देयर आर डिफरेंट वेज. मेरी वेबसाइट है, मेरा फेसबुक पेज है, मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसके माध्यम से ये आप मेरे टच में वहाँ पे रह सकते हो. अगर आपको कुछ पूछना है या इफ़ यू फील यू कैन बी बेनिफिटेड बाय आई मीन
दिस गाइडेंस या अलग अलग तरह के इश्यूज, करंट अफेयर से रिलेटेड इश्यूज, ये सारी चीज़ों के माध्यम से आप मेरे टच में रह सकते हो। एनी अदर क्वेश्चन, और कुछ पूछना है? Jai Hind, sir. जय हिंद। Sir, I have a doubt. As there are many students who are preparing for the exam and they are doing hard work, but for clearing the exam, we should do a smart work. So, what type of smart work we should do? स्मार्ट वर्क हैज गॉट डिफरेंट कनोटेशंस, उसके अलग अलग जो है मैं कहूँगा अंग होते हैं। स्मार्ट वर्क यानी जैसे मैंने कहा ऑलरेडी, मैंने जो आपको सो कॉल्ड प्रिपरेशन के बारे में, अगर मान लो अभी से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो मोटा मोटी तौर पर जो है स्मार्ट वर्क में जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अभी से खुद में डिसिप्लिन निर्माण करना है। तो डिसिप्लिन यानी किस तरीके से ऑन अ रेगुलर बेसिस आपने आपके फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है। कम से कम 1 घंटा आपने जो है जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, उसके माध्यम से जो है आपका स्टैमिना बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, आपके जो है शोल्डर स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, इसके ऊपर ध्यान देना है। सो रेगुलर बेसिस पे फिजिकल फिटनेस, नंबर 1। नंबर 2, योर इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। आपकी मैथ्स पे कमांड होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपके एनडीए में जो है मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहने वाला है। सो मैथ्स एज वेल एज इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेशन, इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होगा। थर्ड थिंग इज योर प्रेजेंटेशन, the way you are communicating, because ultimately in SSB what matters is your body language, your positive body language, how confidently, how systematically you are putting the things. So apart from maths, English, physical fitness, important area जहां पे आपको फोकस करना है is your presentation skill। पढ़ाई तो करना ही करना है, उसके सिवा ये सारी चीजें जो है हमें वहां पे ध्यान में लेनी है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कीपिंग योरसेल्फ अपडेटेड, करंट अफेयर्स, जो भी कुछ हो रहा है मेरे भारत के अर्थव्यवस्था के संबंध में, मेरे भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के संबंध में, मेरे भारत के दूसरे देशों के साथ जो संबंध है उसके बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, डिफेंस सेक्टर में जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नए मिसाइल्स आ रहे हैं, भारत का दूसरे देशों के साथ जिस तरीके से संबंध अच्छे हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी घटना हो रही है, इन सारी चीजों पर आपको जो है वहां पे अच्छी तरीके से नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आपको एसएसबी में आपके ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड या लेक्चरेट प्रेजेंटेशन के वक्त या किसी ना किसी मौके पर ये आपका अपडेटेड नॉलेज काम में आएगा। सो रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिकल फिटनेस एंड ओवरऑल स्टडी, इनको सबको आप कंबाइन करोगे एंड पॉजिटिव एंगल से अगर आप जो है फाइट करने के लिए तैयार रहोगे। एक आर्मी ऑफिसर किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए खुद को जैसे प्रिपेयर करेगा, वैसे ही आपको इस एग्जाम को एक तरह का वॉर समझ के सिस्टमैटिकली सारे एंगल से प्रिपेयर करना है। दैट इज व्हाट आई कॉल इट एज स्मार्ट स्ट्रैटेजी ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। ट्वेल्थ अपीयर्ड, यस आप दे सकते हो, अगर आपने वहां पे आपका यानी एज क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो आप दे सकते हो। सर हम एसएसबी हिंदी में दे सकते हैं क्या? वेरी फ्रैंकली ऑफिसर का जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश में होता है, सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू शुड आंसर और यू शुड डील इन एसएसबी इन इंग्लिश। हाउएवर अगर कहीं पे हम रुक जाते हैं तो एक आध दो सेंटेंसेस आप हिंदी में बोलते हो तो उसकी वजह से आपको जो है एसएसबी में से उठा के बाहर फेंक देंगे, ऐसे नहीं। बट पूरा का पूरा मैं एसएसबी पांचों का पांचों दिन जो है यानी पूरी की पूरी शुद्ध हिंदी में ही दूंगा, इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, ऐसा अगर आप कहोगे तो वो मामला नहीं जमेगा, आपके सिलेक्शन पे उसके ऊपर जो है कुछ विपरीत परिणाम होगा। बट जैसे मैंने कहा मेनली इंग्लिश, प्रेजेंटेबल इंग्लिश, हाईफाई ही इंग्लिश ऐसा चाहिए ऐसे नहीं, बट प्रेजेंटेबल इंग्लिश। और बीच में अगर दिक्कत हो ही जाती है तो वन और सेंटेंस यू कैन ऑलवेज स्पीक इन हिंदी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। Students from Kendriya Vidyalaya are disciplined and they knew the discipline and dedication of defense. Will they get any advantage? No advantage. If already your personality is having these traits, so whether you are from Kendriya Vidyalaya Sangathan or Army Public School or State Public School, any school, if you are having these characteristics, your advantage is not because of Kendriya Vidyalaya, but your advantage is because of your disciplined nature, your systematicness, your dedication towards your task. If those are the qualities which are in you, then certainly it will give you benefit. Not as a Kendriya Vidyalaya student, but ये characteristic आप में है तो 100% आपको उसका फायदा होगा। एनसीसी सर्टिफिकेट एनडीए के लिए कुछ मायने नहीं रखता है, आपका ग्रेजुएशन होने के बाद एनसीसी का सी सर्टिफिकेट। हाँ, एनडीए में इनडायरेक्टली इंटरव्यू के वक्त जो है इनडायरेक्टली एनसीसी का
जब आपके फॉर्म में या आपके बोलने में मेंशन आएगा तो एक तरीके से इनडायरेक्ट एडवांटेज मिलेगा, लेकिन सिर्फ एनसीसी के आधार पर आपका एनडीए में सिलेक्शन नहीं होगा। ग्रेजुएशन के बाद में एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स बी ग्रेड अगर है तो आपका एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम वहां पे होता है, नॉट एट एनडीए लेवल। ओके, एनीथिंग एल्स? और कुछ प्रश्न पूछने हैं? ओके, मेरे ख्याल से सर यस सर, व्हाट एन मॉडर्न इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट, मेरे ख्याल से मॉडर्न इंग्लिश और सिंपल इंग्लिश, ऑफ कोर्स सिंपल इंग्लिश। नोबडी वांट्स हाई-फाई इंग्लिश, दिस इज नॉट द इंग्लिश लिटरेचर वाला एग्जामिनेशन, this is your body language, this is your communication skill. But as I have mentioned, for the officers, the medium of communication, the medium of instruction is English. That's why you are supposed to speak in English. Okay, English बोलते हो इसका मतलब कुछ बहुत तीर मारते हो ऐसे नहीं, but एग्जाम की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि you have to communicate in English. Of course simple English, but simple English यानी आपको जो कहना है वो आप खुद को व्यक्त कर पाओ। बहुत ही हाई-फाई जार्गन्स या बहुत ही हाई-फाई वर्ड्स आपने यूज करने चाहिए, शशि थरूर वाली इंग्लिश नहीं चाहिए, बट आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओ इस तरह की इंग्लिश जरूर वहां पे चाहिए। ओके, सो सिंपल इंग्लिश विल डू, एंड विद प्रैक्टिस यू कैन डेवलप इंग्लिश। आई मीन, जैसे मैंने कहा मैं खुद मराठी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ यू प्रैक्टिस, इफ यू टेक इन अ पॉजिटिव स्पिरिट एंड इफ यू वर्क ऑन दैट, वी हैव स्टिल हैव गॉट 2 years in our hand. Why can't we crack this? I mean, why can't we develop a kind of command over English communication? Certainly you can do that. राइट? ओके, सो मेरे ख्याल से जो है मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड जो यहाँ पे किए, और बाकी भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वेबसाइट के माध्यम से या अलग अलग मीडियम के माध्यम से मेरे टच में रह सकते हो। वंस अगेन थैंक यू शिंदे सर एंड थैंक यू आस्था डिफेंस एकेडमी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इस मौके के माध्यम से आपके साथ जो है मैं जुड़ पाया और आपके साथ जो है चर्चा कर पाया। थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। भविष्य में आपको जो कुछ करना है उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और किसी भी स्टेज में अगर आपको लगता है इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Thank you, sir, for being with us and telling. You told each and every questions answer to every student. Thank you, sir. आपने जो हमारे साथ रहे हैं और बच्चों के हर एक क्वेश्चन के आपने जो आंसर्स दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने डिफेंस क्षेत्र के बारे में बहुत सी जानकारी दी बच्चों को, इसके लिए आपने उनको एक रास्ता बताया लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं और किस किस जगह से कौन से रास्ते हैं जिससे डिफेंस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, और डिफेंस के लिए एक मोटिवेशन जो उनको आपने दिया उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस आस्था डिफेंस एकेडमी के मंच से आपको आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एकेडमी के बच्चे और जो आने वाले हैं एडमिशन से, उनको कुछ बच्चे हैं जो न्यू बैच होने वाली है उनको भी आपने मोटिवेट किया, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।